दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो जापान में पता लगा एक ऐसा गांव है जहाँ पे इंसान नहीं रहते, इंसान छोड़ चुके, और उन इंसान के बदले एक बूढ़ी औरत ने उन सबके नाम की गुड़िया बना दी इंसान के साइज की। मैं पहुंचा 4:30-5 बजे में पहुंचा। मैं दिन में देख के हैरान हो गया था कि ऐसे सड़क किनारे 4 लोग खड़े बात कर रहे हैं। देखा 4 लोग कौन है, देखा गुड़िया थी। चाइना नवंबर में, और मैंने एक वीडियो बनाया था जो भी था। उसके बाद में दिसंबर में दोबारा गया तो वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड हुए, बहुत खुश। उसने पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया, गेट खोलने लगा एंट्री का। गेट खोलते बोला 1 मिनट, और उसने आसपास के 3-4 लोगों को बुला लिया, आ जाओ जरा। उसने कहा इसको आप लेके जाओ साइड में। वो लोग मेरे को एक कमरे में ले गए अंदर, जहाँ और भी बहुत बांग्लादेशी बैठे थे, कोरियन बैठे थे। उसने पॉलिटी बोला अभी आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो छोड़ देंगे। 4 घंटे कोई आई नहीं, ना पानी दे ना कुछ दे। फिर मैं वहाँ गया चिल्लाते चिल्लाते, मेरे को मेरी एम्बेसी से बात करनी है। और दूर से चिल्लाया इफ यू टॉक अबाउट एम्बेसी यू आर नेवर गोइंग बैक होम। की थी इंडिया की थी, पता नहीं कहाँ की थी, सॉरी। उसने 10 साल पहले एयरपोर्ट से एक परफ्यूम चुराया। 10 साल बाद, 7 या 10 साल बाद वो उसी एयरपोर्ट से ट्रांसिट ले रही थी सिंगापुर से। कैमरों ने फेस स्कैन करके पकड़ लिया, तो वो ये बिठा लिया, आपने 10 साल पहले शिनाल का परफ्यूम चोरी किया था, $250। जेल होगी। सिंगापुर रोक ले जाने ही नहीं दिया भाई, 2 साल की जेल। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको हमारे ट्रैवल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पसंद है कि नए नए ट्रैवलर्स आकर यहाँ पर अपना नया नया एक्सपीरियंस शेयर करें, नई नई कंट्रीज़ के बारे में आप जानो, नए नए कल्चर्स के बारे में आप जानो। तो ऐसे ही आज एक बहुत ही बढ़िया ट्रैवलर हमारे बीच मौजूद है। इनकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती है, इनके खुद के चैनल पे तो होती हैं, साथ ही साथ न्यूज़ चैनल्स पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। भाई जहाँ भी जाते हैं तहलका सा मचा देते हैं, और इनका स्टाइल जो है बहुत ही यूनिक और रॉ है, जिसकी वजह से लोग इनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। इनका नाम है अनंत और इनके चैनल का नाम है ऑन रोड इंडियन। आप सब ने आई एम श्योर कहीं ना कहीं इनको देखा होगा, इनके बारे में जाना होगा। तो स्वागत करते हैं अनंत भाई का। स्वागत है भाई आपका हमारे शो पे। थैंक यू। आपने थोड़ा पॉलिश कर दिया। पॉलिश क्यों कर दिया भाई? जहाँ भी जाते कांड करके आते हैं, आप मुझे बोल दिया जहाँ भी जाते तहलका मचा। तो यहाँ भी कांड होना चाहिए, आप आए हो तो। आज कांड बताएंगे भी और होंगे भी। भाई एक रिसेंट में आपकी वीडियो देख रहा था जो कि आपके कॉलेज डेज की है, वो आपने अब डाली है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है। तो पहले थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके ट्रैवलिंग से पहले का फेज़ है। और उस वीडियो को देख रहे थे हम, तो आप ये भी कह रहे थे कि भाई जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। तो आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग कैसे आई ये भी हमें थोड़ा पता चल जाएगा। तो अगर जो ऑडियंस पहली बार देख रही है, उन्हें नहीं पता क्या बात है, तो पूरा एक बार थोड़ा अगर आप बता दो तो। देखो मैं ना एक चीज़ मानता हूँ कि जो क्रिएटर है ना, कोई भी अगर वो फुल टाइम क्रिएट कर रहा है तो उसे अपनी सब चीज़ ना रख देनी चाहिए सामने। मैं ये हूँ, ये मेरा बैक स्टोरी है, ये मेरी सच्चाई है। जब मैंने वो रखी, इतने लोग मेरे को बोले भाई तेरे को तो हम बस ऐसे ही देख रहे थे, ऐसी ब्लॉगर होगा, अब पता लगा तू क्या है, कहाँ से आया, क्या कहानी है, क्या क्या किया बैकग्राउंड में। तो ट्रैवलिंग का ये है यार, घूमा बहुत हूँ बचपन से, पिताजी ने बहुत घुमाया, उन्होंने आदत लगाई थी घूमने की। गर्मी की छुट्टी गाड़ी उठाए, चलो 4 धाम यात्रा करके आते हैं, यहाँ पहाड़ पे चलते हैं, जयपुर चलते हैं। तो वो एक ना घूमने का चस्का लग गया था, प्लानिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, घूमने का। लेकिन ऐसा प्रोफेशन कभी नहीं था। ऐसा था कि महीने में छुट्टी मिल गई 3-4 दिन, ट्रेन पकड़ के कहीं निकल गए। तो जब मैंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया, जैसे आप कहानी मैंने वीडियो में अपनी शेयर की है, ड्रॉप आउट लिया, बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा कमाया। कॉलेज भी बता दो भाई, कॉलेज भी हल्का कॉलेज नहीं है आपका। भाई आप ये कॉलेज खुद से क्यों नहीं बता रहे, इतनी बढ़िया चीजें बताने की। भाई IITN है यार, भाई बता नहीं रहे, हम्बल पॉलिश कर रहे हैं जैसे हमने पॉलिश मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा हम्बल रहे ना। तो IIT गुवाहाटी से मैंने ली थी सिविल क्यों ली थी? मैं रुड़की से बिलोंग करता हूँ, बहुत लोगों को पता है। और रुड़की में इंडिया का पहला सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि भारत की सबसे पहली ट्रेन रुड़की में चली थी। अगर आपको पता हो, थाने में चली थी पैसेंजर ट्रेन, लेकिन पहली ट्रेन माल ढुलाई के लिए चली थी रुड़की से मंगलोर, तो इसलिए बनाया गया था कॉलेज। तो रुड़की में सिविल का एक जोश है कि सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इसके बाकी सब बेकार है। तो मेरे पिताजी ने कहा सिविल लेते हैं, हमने कहा चलो जी मानते हैं बात आप लोगों की, लेकिन रुड़की में नहीं रहूँगा मैं। मुझे देखनी दुनिया, इंडिपेंडेंट बनना है, तो मैं गुवाहाटी चूज़ किया मैंने। तो ये रुड़की वाली ब्रांच आपको मिल गई थी IIT की?
यार हर रुड़की में वो सिविल मिल जाता। मैंने कहा रुड़की लेना ही नहीं है, क्योंकि आप ना कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते अपने घर वाले के साथ। मेरे घर वाले कह रहे थे भाई सैटरडे संडे घर रहेगा, खाना भिजवाएंगे, कपड़े हम धो दिया करेंगे, ठीक है। हर कोने पे हर कोई मुझे जानता था बचपन से। कल को मैं वहां दोस्तों के साथ खड़ा हूँ, अरे आपका लड़का तो कल वहाँ ये कर रहा था, आपका लड़का तो वो कर रहा था। मैंने कहा भाई देखो मैं जाऊँगा दूर। तो मैंने चूज़ की गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी चूज़ की। सिविल मैंने ओपन ही मैंने की थी वहाँ की सिविल। लेकिन जब वहाँ गया तो मुझे लगा ये मेरी जगह नहीं है। मैं जॉब नहीं करना चाहता, ये रट्टा मार पढ़ाई, ये सवाल सॉल्व कर लो जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं दिखा, तो उससे मैं कटता गया। और मैंने अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट करने शुरू करे, ड्रोन के, रोबोटिक्स के। मैंने पिक्चर्स भी शेयर की हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पुरानी पड़ी होंगी। और वहाँ से करते करते ये समझ आया कि ये है मेरी चीज़ और मुझे इसके लिए चाहिए पैसा, इंडिपेंडेंस चाहिए ताकि मैं कर पाऊँ उसको। और तो वहाँ से मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टअप क्या था कि ड्रोन रोबोटिक्स करना सब चाह रहे हैं पर किसी को सप्लाई नहीं मिल रही। तो हमने इसका माल बेचना शुरू करा सबको, दिल्ली से उठा के, मुझे पता कहाँ क्या मिलता है। तो वहाँ से अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू हुई। उसकी डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन वो अपनी वहाँ से अपने पास पैसा आना शुरू हुआ, पर इंडिपेंडेंट हो गए। अब घूमना है, एक्सपेरिमेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है, अब मुझे किसी से नहीं चाहिए कुछ, मैं हो गया इंडिपेंडेंट। कॉलेज टाइम में पैसा आ जाए तो बढ़िया भी लगता है भाई कि भाई इतनी उम्र में पैसा आने लग गया। फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कहा अपने सीनियर से मुझे ड्रॉप आउट लेना है भैया, लूँ? कह रहे पागल हो गया है। मैंने कहा आप डिग्री पूरी करने के बाद कितना कमाओगे अभी के हिसाब से 2019? कह रहे 1-1.5 लाख। मैं कहा मैं कमा रहा हूँ, तो मैं सिक्योर हो चुका हूँ कुछ टाइम के लिए, तो मैं इसलिए मैं लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने ड्रॉप आउट ले लिया भाई। ड्रॉप आउट ऑफिशियल नहीं लिया, मैं कॉलेज नहीं गया कभी फर्स्ट ईयर के बाद। कमरे में रहता ना, मेरे सबको पता है, टीचर्स को पता है, वो रहम खा रहे थे। तो उसके बाद कोविड आया और काम किया, बिजनेस किया और किया। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं चीज़ों से बोर हो जाता हूँ और उसमें चैलेंज खत्म हो जाए। ट्रैवल इसलिए पसंद है, रोज एक चैलेंज है। तो जब कॉलेज से घर आए, कोविड में धंधा किया, पैसे बनाए, फिर पता लगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनाता है। और बहुत आम जनता को ये बात पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है। हम सोचते हैं कंप्यूटर फेंक दे, कचरे में पड़ा है, हो गया। नहीं, उसमें सोना है, उसमें चांदी है, उसमें कॉपर है, उसमें पैलेडियम है, उसमें बहुत सारे मेटल्स हैं जो इंडिया के पास अंदर है ही नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं। सोना भी है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। सोना बताओ कितना है? चौंक जाओगे भाई। जो सोने की बेस्ट माइंस हैं वो है साउथ अफ्रीका में, दुनिया की बेस्ट। करेक्ट। और ऑन एन एवरेज 1 टन यानी 1000 किलो को माइन करके 3 से 5 ग्राम सोना मिलता है। बस 1000 किलो में से 3 से 5 ग्राम सोना निकलता है। और थर्ड ग्रेड कंप्यूटर बोर्ड, थर्ड ग्रेड मतलब जो बेसिक आते हैं हमारे डेल, एसूस, HP के जो लैपटॉप्स आते हैं, बेसिकली नॉट लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसके मदरबोर्ड अगर मैं 1000 किलो को माइन करूंगा तो 200 ग्राम सोना हम निकाल रहे थे। अरे वाह यार, ये तो पता ही नहीं थी बात। जोड़ लो नंबर। 200 ग्राम सोना, 200 किलो कॉपर, 80 किलो एल्यूमिनियम, चांदी भी थी उसमें 5-7 किलो। ये पकड़ में आई, ये करना है साला। और जब आइडिया लगाया, इतना सोना पर डे का इंडिया में है जो इंडिया में होती ही नहीं रिसाइकलिंग। यहाँ से कंपनियां ई वेस्ट एक्सपोर्ट करके बाहर ले जाती हैं, सोना निकाल के वापस बेच के चली जाती है। अच्छा, हमने कहा साला यही करना है ये। तो अपने सारे धंधे बंद, पैसा था थोड़ा सा, इसमें घुसाना है। बताया मैंने, वो वीडियो चल रही है जो प्रोसेस बनाया, 1 साल लगा, फैक्ट्री लगाई पूरी प्रॉपर भाई। आपने। एक साल लग गया 10 ग्राम पे टेस्ट करने में कि 10 ग्राम से सोना निकल रहा है। अब 10 ग्राम से निकल गया, 100 किलो पे निकलेगा? पक्का नहीं है। ये चाय एक गिलास में तो बन गई, एक घड़ा 1000 किलो में बनेगी नहीं बनेगी, 1000 लीटर में बनेगी नहीं बनेगी, नहीं पता। तो अब टेस्ट करना है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सब ने मना कर दिया, मत कर, 50-60 लाख का रिस्क मत ले, तू नया बच्चा है, अभी इतना ही है तेरे पास। ठीक है, डूब जाएगा, दोबारा नहीं उठ पाएगा। अब लेकिन खाली तो बैठ नहीं सकता मैं, और भीख किसी से मांगने जाऊंगा नहीं। इन्वेस्ट कर दो, बता दो, 3-4 महीना से बर्बाद करूँ, सबको टेक्नोलॉजी समझाऊँ, सीक्रेट बांटता फिरूँ। मैं कहा मैं करता हूँ शुरू कराई था कि वो ग्रांट की IIT रुड़की से, IIT रुड़की के थ्रू एक अप्लाई की थी स्कीम में, उसमें मेरा नाम था प्रोजेक्ट में, वैसे मैंने अटैच किया। वो प्रोजेक्ट इतना पसंद आया मिनिस्ट्री को, हमें 71.5 लाख रुपए इसमें अलॉट हो गए। किसी को उतना बड़ा ग्रांट नहीं मिला, किसी को 15 लाख, किसी को 16 लाख, किसी को 20 लाख। मैं कहा 71.5 लाख, यही तो चाहिए। ना किसी को इक्विटी देनी, ना किसी को जवाबदारी है, बस 2 साल बाद हमें एक रिपोर्ट देनी है कि सक्सेसफुल। IIT अपना स्पेस देगा, ना रेंट देना, ना बिजली, ना कुछ, टेंशन खत्म। तो जो हमारे प्रोफेसर साहब थे
वो भी खुश, उनके नाम भी होगा। वो गुवाहाटी वाले थे या रुड़की रुड़की वाले? अच्छा, मिले थे गुडविल के थ्रू, तो सब ठीक चल रहा था, बढ़िया। वो अब मुझे नहीं पता सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है। उन्होंने कहा, हमारी बात हुई, मैंने कहा सर खाली तुम्हें बैठने का नहीं, 6 महीने का टाइम है नहीं, मैं पैसे का इंतजार करूँ, मेरे पे पैसे मैं ठोक रहा हूँ। उन्होंने कहा तू ठोक, जब आएंगे हम उसकी परचेजिंग करके बैलेंस कर लेंगे ताकि काम ना रुके। अच्छा, मैं शुरू एक रेंट पे वेयर हाउस उठाया और सब स्टडी किया, टैंक कैसे बनता है, मशीन कैसे बनती हैं, और 6 महीना लगा भाई। वीडियो ओरिजिनल डाली है मैंने उसमें कि हम कैसे खुद टैंक उसमें रखवा रहे हैं जाके। 6 महीने में प्लांट बन गया। लेकिन जो 6 महीने लगे ना, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे नहीं वहीं बैठा हूँ मैं, बदबू आ रही है, बाल भड़ गए, टाइम नहीं है बिल्कुल। कोई पाइप फट गया, कभी कुछ लीक हो गया, कभी कहीं से कोई दिक्कत आ गई, कभी सप्लाई नहीं मिल रही। कोई मोटर हमारा इंडिया में करना इतना मुश्किल है ना, ये बता रहा हूँ आज मैं, तब भी मैंने किया। कोई मोटर हमारी तमिलनाडु से मिली ढूंढने के बाद कि ये तो मोटर साला नॉर्थ इंडिया में बनती नहीं कहीं, तमिलनाडु से आ रही है। कोई मशीन गुजरात से आ रही है, कोई मशीन गाजियाबाद से बनवा रहे, इकोसिस्टम नहीं है। तब भी हमने पूरा कोशिश किया कि करेंगे साला यहीं। मेरे चाइनीज़ दोस्त बहुत हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस चाइना से था शुरू में। उनका भाई तू यहाँ आ जा, आधे पैसे बन जाएगा, हम भी लगा देंगे। मैंने कहा ना, पहले यहाँ फिर चाहे कहीं भी फ्रेंचाइजी खोल लेंगे, पहले यहाँ। तो एक मशीन थी जिसके लिए मैं 3 महीना फिरा हूँ सारे में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, कहीं नहीं मिल के दी। वो ये थी कि जो ये मोबाइल है ना, ये इसे चूरा करना है बिल्कुल, पाउडर, एक सिंगल पाउडर। इंडिया में मिली थी 15 लाख की। पहले इसके मोटे टुकड़े बनाएगी, फिर बारीक टुकड़े बनाएगी, फिर पाउडर बनाएगी। 15 लाख नहीं है मेरे पास। तो पता लगा चाइना की एक लोकल गांव में कंपनी है जो एक ऐसी मशीन बनाती है जो मसाले को एक बार में पाउडर कर देती है। मैंने कहा यार अपने चाइनीज़ दोस्तों से उनसे बात करो, मुझे मशीन चाहिए। वो उसने कहा ये मेटल नहीं पीस सकती। मैंने कहा मैं डबल पैसे दूंगा, तुम मॉडिफाई कर दो। भाई उस इंसान ने मॉडिफाई करके 25 दिन में मशीन भिजवा दी मेरे रुड़की। बाय शिप आई और डिलीवर हो गई। और वो मशीन साला पता है कितने की पड़ी हमें? 80,000 रुपये। 15 से कहाँ 80,000? सिंगल चैम्बर है वो, उसमें डंप करो, वहाँ से पाउडर निकल जाता है 1 mm का। डंप करो, वहाँ से पाउडर निकल जाता है 1 mm का। मैं खुद खड़ा होकर करता था और पैसे कम थे। तो भाई वो टेस्ट किया 100 किलो पे मैंने, फिर अकेला था मैं उस दिन, कोई नहीं था। फट रही थी भाई, 5000 किलो की टंकी पे चढ़ रहा हूँ, अंदर झाँक रहा हूँ, हो रहा है नहीं हो रहा है। वहाँ से वो वॉल्व ऑन करनी है, वहाँ से बटन ऑन करना है, भाग भाग के। और 3 दिन बाद मेरी बहन की शादी थी। यहाँ पे ये चल रहा है, या तो वो कर ले या कर ले। मैं कहा मम्मी वो नहीं छोड़ सकता, सब लगा दे मैंने अपना। बहन की शादी का सब जिम्मेदारी पूरी करूंगा, लेकिन जितनी है उतनी करूंगा, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाऊंगा। वो किया। अब वो यार टेस्ट हो गया सक्सेसफुल। अब मेरी फट गई थी रातों रात कि साला ये क्या बन गया ये। क्यों बताता हूँ क्यों। एक कंपनी है न्यूजीलैंड की, वो सिमिलर काम कर रही है। वो अगर 10 लाख का मेटल निकाल रही है ना, वो 8 लाख का खर्चा कर रही है। मैं 10 लाख का मेटल निकाल रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ प्रोसेस में बस। और वो भी अकेले? हाँ। मैंने मीटिंग में बुलाया, मैंने कहा कोलैबोरेट कर लेते। मैं बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ, तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो। बोले हम नहीं करेंगे, इंडिया में नहीं आना हमें। उससे आपका इंडिया इज नॉट इन अवर प्लान टिल 2035। मैं आ जाऊँ मैं आ जाऊँ। बोले अभी हमने सारा पैसा ठोक रखा है, हमारा टेक्नोलॉजी सेटअप है, वी डोंट वांट एनी न्यू थिंग्स टू हैपन एट दिस मोमेंट। ठीक है चलो। मैंने कहा सर एक बार आके देख तो लो क्या बनाया हमने। बोले नहीं तुम करते रहो। मैंने कहा एक बार आ जाओ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती, ब्रेकिंग बैड देखी है? हाँ और उसने प्लांट सा नहीं बनाया था वॉल्टर वाइट ने? हाँ। फिर कोई आके देखता है, उसको प्रॉब्लम करनी शुरू करता है। वो आया, गोली लगा देते हैं उस पे। वो आए कह रहे ये क्या है, ये क्या बनाया, अकेले बनाया, कैसे बनाया ये, 6 महीने में कैसे बन गया है? मैं तो सोचा ऐसी कुछ डब्बे उब्बे छाल कुछ जुगाड़ कर रहे होंगे। ऐसी होगा घर में कुछ। बाई चांस मैंने सेल्फी ले ली थी। मैंने कहा सर एक सेल्फी हो जाए। वही प्रूफ है कि वो वहाँ पे आए थे। उसके अलावा मैं कैसे प्रूफ करूँगा भाई। अब अगले दिन उसने रट लगा दी, मुझे पेटेंट में नाम चाहिए मेरा। मैंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड वाले ने? ना जो IIT रुड़की के प्रोफेसर, ही वाज हेल्पिंग मी जस्ट टू गेट द ग्रांट। तो आपने प्रोफेसर को बुलाया? हाँ, जो मेरी ग्रांट में हेल्प कर रहे थे। मैंने कहा सर मैं आपको ना एक्नॉलेज कर दूंगा, पेपर लिखूंगा, एक्नॉलेज कर दूंगा कि ही हेल्प मी, दैट्स इट। टेक्नोलॉजी में अगर मैंने लिख दिया ना, मुझे सारी जिंदगी आपकी साइन की जरूरत पड़ेगी उसमें। और आप हो IIT के प्रोफेसर, मैं हूँ ड्रॉप आउट, मेरी औकात ही खत्म हो जाएगी उसमें से। मेरे पे डिग्री थोड़ी है भाई। सही बात है। मैं कहा मैं नहीं, मैं पेटेंट मैं टालता रहा। मैं कहा सर लिखूंगा, पेटेंट टाइम नहीं मिल रहा अभी, अगले महीने लिखूंगा। वो पीछे पड़ा रहा कि मुझे तो नाम चाहिए। 3 महीने बाद मैंने कहा सर बाढ़ में जाए,
नाम मैं नहीं दे सकता, आपको पैसे देना दो, नहीं देना मत दो, मेरा टाइम एनर्जी खराब मत करो, मेरा दिमाग फट रहा है। 3 महीने हो गए, मेरी मशीनें जंग खा रही है, रेंट जा रहा है, हैं वहाँ पे चूहे घुसने शुरू हो गए धीरे धीरे। मैं क्या करूँ, मुझे नया पैसा चाहिए ताकि मैं इसे रेनोवेट करके कॉमर्शियली चलाऊँ। मेरा तो प्रोसेस बन गया भाई। उसने कहा कैंसिल, जाओ। अच्छा, रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी। मैं कहा कैंसिल तो कैंसिल, कैंसिल करना, लेकिन ख़त्म बात। 15 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, पूरा डिप्रेस, टूट गया था मैं पूरा भाई। क्या हो गया ये, सही बात है। अब क्या करूँ, पैसे नहीं है। उससे पहले 2 इन्वेस्टर आए थे, मैं मना कर दिया था कि यार यहाँ से पैसा मिल गया, मुझे प्राइवेट इक्विटी नहीं चाहिए, तुम खा जाओगे मुझे। मेरे को नहीं समझ आता प्राइवेट इक्विटी कैसे काम करती है, मैं देसी आदमी हूँ। धंधा, घर वालों ने सपोर्ट नहीं मांगा आपने इस टाइम पे? फाइनेंशियल, हाँ, मैं बहुत बेसिक फैमिली से हूँ भाई। मैंने जो किया खुद किया आज तक। कॉलेज में बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तब मैंने 4 लाख 4-4.5 लाख उधार लिए थे। अच्छा, 3 महीने के लिए काम करके वापस कर दिए थे। उस 4.5 लाख से 2 लाख बनाए थे। उस 2 लाख से मैं चाइना गया था और वहीं से बिजनेस लाया था। ऐसे शुरू हुई थी मेरी स्टार्टअप जर्नी। मैंने 15 दिन बाद कबाड़ी बुलाया, मैं कहा ले जाओ सब उठा के यहाँ से। मेरे पे पैसे नहीं रेंट देने के यार, 25,000 रुपये महीने रेंट दे रहा हूँ मैं, क्या करूँ उसका मैं? मेरी फट रही है देख देख के, इतना बड़ा तामझाम खड़ा है, इसका करूँ क्या मैं? भाई इसने मेरे सामने तोड़ा सब, सारा मशीन उठा के लोहे के में क्रश कर करके वो ले गया। वो 1.5 लाख रुपये मिला था उससे, केवल 1.5 लाख रुपये मिला था। और मैं इतना दिमाग फट गया था मेरा कि मैं मर जाऊं क्या, मैं क्या करूं, ख़त्म कर दूं, कहाँ जाऊं, कर नहीं सकता, माँ बाप हैं, एक जीवन है। इतना बड़ा मैंने एक लक्ष्य लेके चला था, वो क्या करूं उसका। मैंने कहा कि भागते हैं यहाँ से, सच बता रहा हूँ। मैंने चाइना का वीज़ा लिया, रशिया का वीज़ा लिया, स्टिकर वीज़ा, वियतनाम की फ़्लाइट कराई, 2,40,000 के डॉलर लिए। कितने बनते हैं? $3,000 उस टाइम, 80-81 चल रहा था। $3,000 कैश लिया, मैं घर से निकल गया। घर वाले कह रहे बेटा क्या है ये? मैंने कहा 6 महीना ऑफ, भूल जाओ मुझे, बीच बीच में मैसेज करूँगा कहाँ हूँ। उस टाइम ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब काट दिया, कोई दोस्त कोई रिश्तेदार कुछ नहीं चाहिए मुझे। रीस्टार्ट चाहिए, रीस्टार्ट इसे बोलते हैं ना, व्लॉगिंग के लिए नहीं, मुझे बस रीस्टार्ट चाहिए। मुझे सब भूलना है, पुराना कचरा। और मेरे को ना हिचाइकिंग, समझते हो हिचाइकिंग? हिचाइकिंग क्यों करी मैंने? आप हर एक मोमेंट उसी मोमेंट में हो, कोई रुक जा भाई, कोई लिफ्ट दे दे, कोई खाने के लिए ले जाए, कोई रहने की जगह दे दो, आप ना पिछला नहीं सोचोगे, आप सर्वाइवल में जियोगे कि मुझे अभी सर्वाइव करना है। ठीक है, 8-8 घंटे खड़ा रहा हूं मैं सड़क पे। लोग बोलते हैं क्यों खड़ा है, बस ले ले। मैंने कहा तो यही तो मेरा जीवन है फिलहाल। मैं वियतनाम से रशिया हिचाइक किया हूँ, 58,000 किलोमीटर, 6 महीना लगा था। ये हिचाइक कभी कोई नहीं किया आज तक। वियतनाम से रशिया कोई नहीं किया ये तो रूट ही नहीं है भाई कुछ ऐसा। हाँ, तो मैं कुछ प्लान करके नहीं गया था। मैं गया वियतनाम में लैंड किया, काउच सर्फिंग शुरू करी यूज़ करनी। मैंने फ्री में घर मिल जाता है, सिंपल बात है। टेंट ले गया था, टेंट कैंपिंग करी। हॉस्टल 200-300 मिल जाए, दे दे भाई, चल जाएगा। वियतनाम से एक शहर गांव जा जाके नापने के लिए नहीं, घूमने के लिए एक गांव गया मैं वियतनाम के, जिगजैग कर पूरी कंट्री नाप दी। हाँ, 20 दिन वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, चाइना। लूप लेते चाइना का स्टिकर वीज़ा था, चाइना पूरा पार किया। वहीं चाइना में लड़ाई हुई थी मेरी पुलिस वाले से। मुझे लगा था मैं मर गया है सच में। शिनजियांग में लड़ाई हुई थी। क्या लड़ाई थी वो, क्या हुआ था उसमें? शिनजियांग एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सेंसिटिव है, जैसे हमारे कश्मीर, अरुणाचल। वहाँ पे सिंपल है, कोई केओस करते तो मार दो, पुलिस को राइट्स हैं। और वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे टैंक खड़े रहते हैं, लोग बंदूक लेके खड़े रहते हैं, क्योंकि कोई यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, मार देंगे। क्योंकि वो शिनजियांग चाइना का मुस्लिम इलाका है, उनका सेंसिटिव एरिया है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, उनका अपना इंटरनल मैटर है। तो मैं वहाँ ट्रेन में वीडियो बना रहा था, बच्चे लोग थे, गिटार वगैरह बजा रहे थे हम लोग सब। पुलिस आई हमारे साथ, चल। क्यों? अब अकड़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे अंदर एक वो थी कि आई एम अ डेमोक्रेटिक पर्सन। मैं कम्युनिस्ट कंट्री का, मुझे पता नहीं है पूरा राइट है बोलने का, वो आइडिया होगा। कहाँ जाना है? चल, कहाँ जाना है? चल, लेट्स गो। मैं नहीं आ रहा, पहले बता कहाँ लेके जा रहा हूँ मुझे। इंग्लिश समझ रहे थे हो या नहीं? टूटा फूटा, मुझे इशारों में बात करनी आ गई थी। तो उसने कहा चल, आसपास के लोग बोले चलो जब मारेंगे। चलो, कैमरा ऑफ कर। मुझे कैमरा ऑफ नहीं होगा, ये ऑन रहेगा, लगातार ऑन रहेगा ये, मुझे अपनी सेफ्टी के लिए ऑन रखना है। वो मुझे किचन में लेके गए और वहाँ 4 पुलिस वालों ने घेर लिया और वो मेरे को प्रेशराइज किए, सारा डिलीट कर अभी की अभी। डिलीट तो नहीं होगा। क्यों डिलीट होगा ये? कि यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड विदाउट देयर कंसेंट। मैंने कहा ये सब मेरी रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं इनके साथ रिकॉर्ड कर रहा था, और मैं डिलीट करूँगा तो पूरा ट्रेन मेरा डिलीट करेगी,
कल को तुम साला ये कह दो कि इंडियन बंदा आके ट्रेन में देखो पुलिस पकड़ के लेके जा रही, कुछ इसने खराब काम किया होगा तो ये भी डिलीट करेंगे। और इतने मैंने अपने फोन में डाउनलोड मार ली कैमरे से वो चुपचाप, इतने मैंने बिजी रखा मैंने डाउनलोड मार ली, मुझे पता डिलीट करा है मेरा छोड़ेगा नहीं है। तो उस टाइम मैंने कहा ले सब डिलीट, खुश, हाँ खुश, अब तू इसी डब्बे में बैठा रहेगा हमारी आंखों के सामने। 72 घंटे की ट्रेन थी वो, फ्रॉम बीजिंग टू शिनजियांग, पूरा चाइना क्रॉस करके ईस्ट टू वेस्ट। मेरा एक दोस्त पुलिस में, मैंने उसे मैसेज कर दिया अगर 2 दिन तक मेरा रिप्लाई नहीं आया तो एम्बेसी में फ़ोन मार देना, क्योंकि ये लोग सटिया चुके हैं पूरे। इन लोगों ने टचिंग वचिंग भी शुरू हो गई थी हमारी, मेरी उनके बीच में, मतलब हाथापाई नहीं पर टचिंग शुरू हो गई थी। वो वीडियो पड़ी इंटरनेट पे, डाल दिया आपने, उसके बाद गए आप चाइना? हाँ 2023 की बात है, सिविल मैटर था ना। अच्छा, मैंने शिनजियांग डिस्कस ही नहीं किया। मैंने कहा ये पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है, इसकी औकात कैसी, ऐसे कैसे बात कर लेगा मेरे से। अकड़ तो नहीं, हम इंडिया में होता है कि तेरे राइट अलग है मेरे राइट अलग है, हम नहीं छेड़ने देने के बाद। तो वहाँ से मैंने चाइना पार किया, फिर चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया में बिल्कुल अंत जहाँ पे आर्कटिक सी आ जाता है, वहाँ जाके मेरी जर्नी खत्म। बाप रे। ऐसे ट्रैवलिंग शुरू हुई थी। और उस ट्रैवलिंग करने से पहले मुझे अभी याद है 95,000 के मैंने एक ड्रोन और एक कैमरा लिया था कि रास्ते में कुछ तो मिलेगा जो मैं देख सकूं, दिखा सकूं, खुद के लिए रख सकूं कैमरा, क्योंकि फ़ोन टूटा हुआ था मेरा, ख़राब हो गया था। ऐसी ट्रैवलिंग शुरू हुई थी मेरी। भाई वियतनाम कैसा रहा आपका? जैसा आपने बताया आपने हर एक गांव एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे जाके 20 दिन में आपने पूरा वो अलग अलग गांव में आप गए, वहाँ का कल्चर देखा, तो वो कैसा डिफरेंट लगा आपको? क्या लगा आपको वहाँ बढ़िया? वियतनाम ना, मैं सबको बोलता हूँ कि जिसको ट्रैवलिंग शुरू करनी है ना, वो वियतनाम चूज करो। रीजन? और हनोई, हो ची मिन मत जाओ, वहाँ बस सबसे पहले नाम हनोई आता है, ये है। वहाँ बस लैंड करो, निकल जाओ किसी छोटे गांव में। वहाँ लोग ना अंग्रेजी बोलते, ना कई जगह खाने पीने की दिक्कत आएगी, और उनसे मैनेज करो। वो टूरिस्ट से भेदभाव भी नहीं करते, क्योंकि उनके लिए टूरिस्ट जो आगे वही टूरिस्ट है, वो काला गोरा कुछ नहीं है। अच्छा। भाई मैं जब लिफ्ट मांगने शुरू किया, मुझे पता नहीं था लिफ्ट कैसे मांगते, मैं ऐसे खड़ा हो लोग रुकते गए, ले जाते गए ट्रकों में, बसों में। मैं स्लीपर बसों में फ्री में गया हूँ यार। अच्छा। 300 स्टोरीज डली है मेरे इंस्टाग्राम पे, 300 किलोमीटर स्लीपर, कह रहे कोई पैसा नहीं, चलो आप एक मिशन पे हो, मिशन पूरा करो। जब उन्हें लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही, आप मिशन कैसे समझाते? भाई यही तो खेल है। जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, मैंने चाइना के साथ बिजनेस किया था 4 साल, 2 बार चाइना में गया हूँ मैं 2019 में बिजनेस के लिए, घूमने के लिए। तो मैं समझ गया था कि विदाउट लैंग्वेज हाउ यू कैन कनेक्ट विद पीपल। पूरा कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, पर बेसिक क्या चाह रहे हो, खाना खाना है, पानी पीना क्या है, तरीका तुम्हारी है, शादी हुई इशारों है, में। कुछ टिप्स दो। एग्जैक्टली, कुछ टिप्स दो ऑडियंस के लिए, कैसे? यार मैं हिचाइक कर रहा हूँ, पहली बात, ठीक है, पहली बात तो हिचाइक करने का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम उस पर चढ़ रहे हो या तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो ठीक है। और यू शुड लुक डिसेंट, यू शुड नॉट लुक कि अपना बैग छुपा के रखो, बैग मत लेके टांगो। बैग लेके ना उन्हें चढ़ दिया कि सारा सामान ढोएगा, बैग कहीं पेड़ के पीछे छुपा दो सड़क पे कर रहे हो ऐसे, ठीक है। अब बंदा रुकेगा, बंदा कहेगा क्या हुआ, उसे लगेगा कुछ शायद जरूरत है, हेल्प मांग रहा है। उससे पूछो कि कहाँ तक जा रहे हो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, मुझे यहाँ जाना है। अब वो कहेगा पर मैं तुझे क्यों लेके जाऊँ ठीक है। अब तुम्हें उसे बताना है कि मैं कैमरा लेके पूरा वियतनाम घूम रहा हूँ, पैसे नहीं है, पैसे हैं, पैसे खर्च नहीं करने हैं, लोगों से लोगों का कनेक्शन बनाना है। ऐसे आपको उससे कनेक्ट करना है सोल वाइज, इमोशनली। अब जो बंदा एक ब्राउन और आदमी के लिए रुक रहा है ना, वो अच्छा आदमी ही होगा, मान लो ये और उसके मुंह पे कैमरा ले जाओ, हे देखो आज कितने अच्छे अंकल मिले हैं। अब वो कैमरा देख के डर के साले क्राइम नहीं करेगा क्राइम वाला होगा, भाग जाएगा। ये टेक्निक थी मेरी स्टार्टिंग में। ऐसे कर करके मैं बहुत डीपली गया हूँ। और लोग, पता है लोग कहते थे मेरे को, ऐसे लोग मिले हैं वियतनाम में, एक अंकल मिले ट्रक में बैठा उनका, और वहाँ पे ट्रक इंडिया की तरह नहीं होते, कबाड़ी सा है एकदम, बंदा अजीब सा दिख रहा है, या वो गंदा है, गंदे से मतलब साफ सफाई नहीं रख रहा है, या वहाँ पे ना ड्राइवर भी 60-70 हज़ार लाख महीना कमा रहे हैं, और उनका एक स्टैंडर्ड है, ट्रक में एसी होगा, ट्रक साफ सुथरा होगा। मतलब इंडिया में मैं कहता हूँ ट्रक ड्राइवर की कंडीशन अच्छी करनी सच में बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। खैर, बंदे ने जेब में हाथ डाला ऐसे, उसके जितने हाथ में पैसे है उसने ऐसे मेरे हाथ में रख दिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए दोस्त, खाना खा लूँगा साथ में, छोड़ दे, पैसे नहीं चाहिए, पैसे हैं, रहने खाने का अपना जुगाड़ है अपने पे। बोले ये क्यों दे रहा हूँ मैं? बोला मैं जब यंग था ना, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं घूम नहीं पाया, और मैं चाह रहा हूँ कि तू ये जर्नी कंटिन्यू रखे, तो ये मेरा गिफ्ट है, ये दान नहीं है। बड़े स्वीट है यार, बढ़िया थे अंकल। 2,500 रुपये थे वो।
उनकी करेंसी के, लेकिन उसने जितना है ना उसने गिने नहीं, उसने सारे मेरे हाथ में रख दी कि ये रोकना मत, ये रुकना नहीं चाहिए कारवां, ये चलता रहना चाहिए। वो चीज़ इंस्पायर करी, चलेगा ये साला, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। भाई लोगों के माइंडसेट में, जैसे आप रुड़की से हो और इंडिया में रहते हुए हम बहुत छोटे शहरों को देख लेते हैं आसपास, या छोटे शहरों के लोग हमारे यहाँ काम करने आते हैं, डोमेस्टिक हेल्प होती है, तो एक इंटरेक्शन सा हो जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। पर आप वहाँ जाके गाँव में रह रहे हो, तो वहाँ के छोटे शहर और इंडिया के छोटे शहर में क्या डिफरेंस है लोगों के माइंडसेट में, और वैसे क्या डिफरेंस है वियतनाम और इंडिया में लोगों को देखें अगर हम? एक कहानी से बताता हूँ। वियतनाम में था मैं, एक बच्चा रुकता है 18-19 साल का, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा साउथ। बोले मेरे घर चलोगे? सच में रिकॉर्डेड है, पता नहीं व्लॉग शायद मैंने आर्काइव कर रखा होगा मैं भी। कहाँ है तेरा घर? बोले निन बिन सुना है वियतनाम में, बड़ी सुंदर जगह है निन बिन। मैंने कहा चल। मैं तो फ्री हूँ। हम तो फकीर आदमी, झोला लेके चल पड़ेंगे, वो वाला था। चल, बंदा चल पड़ा, कह रहा कहाँ रुकोगे? वो तो तू बताएगा, मैं थोड़ी बताऊंगा। हाँ। उसे लगा मैं टूरिस्ट हूँ ना, भटक गया। उसने कहा कि हमारा होटल है, तुम्हारा रुक जाना। मैंने कहा कैसा होटल है? कह रहा हमारा तो उस सिटी का सबसे बेस्ट होटल है। इंग्लिश में बात चल रही है, टूटी फूटी, वही टूटी फूटी प्लस सम ट्रांसलेट। उसने कहा 5,000 रुपये कमरा पड़ता है। मैं कहा तू यही उतार दे मुझे भाई। मैं ग्राहक नहीं हूँ, मैं तो घूमने आया, मैं हॉस्टल ले लूँगा भाई, तू उतार दियो। बोला नहीं, अब जब मैंने बिठाया तो रुकोगे तुम मेरे साथ ही। मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ, मालिक थी उसकी मम्मी, मतलब संभाली थी। हम पहुँच के बोलता है कि मैंने मम्मी से बात कर ली, तुम्हें कुछ नहीं देना, बस तुम हमारे साथ रुको आज। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रुको। मेरे दादा है, मेरी दादी है, मेरी बहन है, पापा हैं, और हम चाहते हैं तुम्हारे साथ रहना एक दिन। अब मैं घर से मसाले लेके निकला था। आंटी वो चिकन का कुछ बना रही थी, मैंने कहा ये थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल दो, और उसमें स्वाद आ गया। ऐसे में एक दिन रुका, वो कह रहे कल भी रुक जाओ हमारे साथ, हमें मजा आ रहा है। लाल मिर्ची खा के तो उन्हें दिक्कत आ गई होगी थोड़ी। स्पाइसी खाते हैं लोग। अच्छा। तो खैर उनका जो कुक था वो गे भी था, मेरे पीछे ही पड़ा था। उसे मैंने भी कहा भाई मैं स्ट्रेट हूँ, कोई और ढूंढ। भाई साहब ये अलग केस है यार। बताओ। अरे मैं असॉल्ट तक हुआ 2 बार भाई। आपने उस कुक की कंप्लेंट करी कि भाई ये मेरे को हिट कर रहा है? वो कुक नहीं, कुक तो हट गया था। काउच सर्फिंग के दौरान असॉल्ट हुआ था। कैसे पता? भाई हमारे साथ ट्रैवलर्स ने शेयर करे एक्सपीरियंस कि गे निकल जाते हैं। एक भाई डाला है कभी? नहीं, पैंट में हाथ नहीं डाला, कोई पास हो गया था उसके साथ आके, ऐसा कुछ हुआ था एक ट्रैवलर के साथ। मेरी कहानी बता रहे हो क्या भाई? क्या हुआ था, आपकी कहानी बताओ पहले। अरे भाई वो वाली कहानी पूरी करता हूँ। तो वियतनाम में मैं 2 दिन तक ना उनकी बेटी को स्कूल छोड़ के आया, घर लेके आया। उन्होंने अपना स्कूटर दे दिया यार। मतलब मैं सोच रहा इस बंदे ने मुझे अपना स्कूटर पकड़ा दिया, चलाओ ना। मेरा पासपोर्ट लिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, गंदा इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, लेकिन एक आंखों से आंखों में ना पहचान लेता है, परख लेता है कि कुछ नहीं करने आया है। चाइना की बात है। बीजिंग में था मैं। ये कहानी मैंने बताई थी एक बार, लेकिन इंटरनेट पर कभी नहीं बताई। काउच सर्फिंग वहाँ पे करनी पड़ेगी। बीजिंग बहुत महंगा है। बीजिंग इज लाइक मुंबई। और वहाँ पे ऐसा है कि बंदे सिंगल कमरों में रहते हैं, क्योंकि रेंट बहुत महंगा है। उस बंदे ने काउच सर्फिंग में लिखा हुआ था बेड शेयरिंग। अब मैंने कहा भाई इस पे एक बेड होगा, वो शायद वो कह रहा होगा या तो शेयर कर लो या नीचे सो जाओ। अब मैं उसके घर चला गया। अब उसके जब घर गया, वो घर पे था नहीं, उसने मेरे को डिजिटल की दे दिया, आप घर में चले जाओ। भरोसा यार, मैं शौक। और उसके मैं घर में गया, साला एक धूल का दाना नहीं। बाथरूम में 50 तरह के परफ्यूम, शिनेल, डायोर, सारे 4 तरह के ट्रिमर। मैंने कहा ये कुछ आइटम है क्या? तो होगा, कुछ चलो ज्यादा ही परफेक्ट है। होगा, चलो वो बंदा साफ रहता होगा, परफेक्ट, एग्जैक्टली ज्यादा परफेक्ट है। वो शाम को आया, मैंने कहा भाई वाईफाई दे पहले, भाई मैं मर रहा हूँ। कह रहे वाईफाई के पासवर्ड इज ह्यूज डिक्स। मैंने कहा भाई साहब हो सकता है बकचोद हो, साहब होते हैं लौंडे, लिख देते हैं। फिर 10 बजे बोलता है डू यू वांट टू गो ऑन कॉफी विद मी? मैंने कहा शायद ये थोड़ा सा लहर होगा, लेकिन वो अपने लिए है, मेरे को क्या दिक्कत है भाई। सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, कोई LGBTQ में कोई कुछ भी है, मेरे को क्या मतलब है, मेरे तो दोस्त है। अब मैंने कहा चल भाई, मैं कॉफी के लिए किसी लड़के के साथ कभी गया नहीं, किसी लड़के के साथ, लेकिन चल बबल टी मिलती है वहाँ, सुना होगा शायद। वही एक फोटो है, इसके बाद बबल टी लेते। उसने मुझे अपनी फोटो लेनी नहीं दी पूरी तरह। बबल टी ली, घर आए,
घर आके बोलता है सर सोते सोते हैं भाई। मैंने कहा मैं नीचे मेरे पास स्लीपिंग बैग है मैं बिछा लेता हूँ। बोले नहीं नहीं यार मेरा बेड है भाई, तो वो कोना पकड़ भाई, कोना पकड़ तो मैं कहा, ठीक है भाई भाई। कोना ही पकड़ेंगे। हाँ अब सोए 12 बजे बोलता है अनंत यार थोड़ा ना कंधे में दर्द हो रहा है, दबा देगा क्या? अब यार किसी के घर में आप हो भाई भाई, मैं कह रहा भाई कंधा तो दबाना शुरू करा। तेल वेल लेके, हाँ भाई काम सूखा सूखा सुगा मैंने कहा था को तेल है तो बताया, सिनेमा जाने का भाई। मजा तो पूरा दूं। अच्छे वाला भाई आपको पता नहीं आपने ना चाहते हुए इतनी फॉल्स होप दे दी, कॉफी पे आप चले गए, हमें मुझे पता ही कंधा नहीं। आपने उसका दबा दिया, Exactly. फुल इज्जत दे रहे हो आप उसको, वो तो आपको दे ही रहा है। मुझे बाद में बताया कि ये नहीं करना होता है। तो उसके बाद बोलता है डू यू आल्सो वांट? नहीं नहीं भाई मैं ठीक हूँ। सोन दे, सुबह उठना भाई 12 बजे। तो जब सोए मेरे पास आया हल्का सा, हे ब्रो, और कुछ कहानी उधर मुझे कुछ खटका, इसने कुछ कहना चाहता पर कहानियां नहीं, इसके मन में कुछ गड़बड़ थी। दोबारा 10 मिनट बाद ब्रो इंग्लिश में बोला था कि मुझे ना किसी के ऊपर हाथ रख के सोने की आदत है, तो मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख लूंगा। अब यार 12 बजे आप किसी के घर में बीजिंग में क्या जवाब दोगे उसे? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कंफ्यूज हो गया, इतने में उसने हाथ रख लिया। ठीक है। अब मैंने ऐसे कभी या किसी का हाथ रखवाया नहीं ऑनेस्टली। आदमी का और उसने रखा। अब मुझे ना मुझे वेट महसूस होने लगा। मैं क्या यार ये साला हटाना है, ये क्या है साला छाती पे पड़ा है। अब मैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया ऐसे कर करके मैंने उसका हाथ ऐसे हटा दिया। अब वो बदमाश, उसे दिख गया मौका कि अब के हाथ सही जगह रखूंगा। यार उसने अगला हाथ सीरियस हो गया था, मतलब मैं डर गया था, मेरे ना रोंगटे यहाँ तक खड़े हो गए थे पूरे। भाई उसने हाथ डायरेक्ट पैंट में डाल दिया। और अब ऐसे में क्या बोल रहे, मैंने कहा भाई एक फोन आ रहा है, ऑनेस्टली मुझे बाहर तुरंत जाना पड़ेगा। और मैं उसके कमरे से भाग गया और मैं उसके लॉबी के बाहर अपार्टमेंट के बाहर जीने पे बैठा रहा 2 घंटे तक। मैंने अपने उन दोस्तों को फ़ोन लगाया जो कुरापाती थे, हरामखोर थे, भाई इस सिचुएशन से कैसे बाहर आया जाए। उसने कहा पहले तो तूने उसी घंटी बजा दी भाई, तुझे नहीं करना था ये, तुझे पहले निकल जाना था वहाँ से, बात है यार, है ना। अब तुझे सोने दे, 1 घंटा बैठिए। जब वो सो जाएगा तब जाना। तो मैं 2 बजे गया अंदर, वो सो गया। मैंने नीचे अपना गद्दा सा बिछाया, मैं सो गया नीचे। उसने 10 मिनट में उठाया, नीचे क्यों सो रहा भाई? ऐसे मतलब मैं नीचे सो रहा हूँ और ऊपर से ऐसे आया, भूत सा दिख रहा है, स्कैरी लग रहा होगा आपको। गोरा चिट्टा, एक दाग नहीं चेहरे पे भाई। ऊपर से आया कि व्हाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर? मैंने कहा भाई देख मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त, मुझे आज रात काटने दे दो। रात के बज रहे दोस्त, सामान फैला पड़ा है, मैं जा नहीं सकता। उसने कहा बट तुमने तो कहा था कि बेड शेयर करना है। मैंने कहा तो शेयर करना मजबूरी, कोई कंडीशन थोड़ी है, मुझे नहीं करना तेरे साथ बेड शेयर। बोले बस मुझे केवल पैडल करना है आपके साथ। भाई मुझे कुछ नहीं करना भाई साहब, तू मुझे सोने दे मेरे दोस्त, भाई प्लीज सोने दे तू मुझे। अब वो गुस्सा हो गया, वो चला गया। मुझे थोड़ा डर लगा था उस पॉइंट, मुझे गुस्सा हो गया था, मतलब एक्सप्रेशन, मुझे क्या पता कौन साइको है कौन नहीं है। तो अगले दिन जब मैं 7 बजे उठता हूँ, हालांकि बिस्तर पे पूरा नंगा पड़ा था बंदा। भाई वैसे ये भी बड़ी बात है, आपने इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ पे रात काट ली। क्या करता और जैसे आप बाहर बैठे रहे, मैं एक बात बताऊंगा इसके बाद। बड़ी बात है भाई, ये बंदा डरता ही रहा, नींद ना आए भाई, मेरे को तो लग रहा है नींद नहीं आएगी, नींद भाई नहीं मैं आएगी। वहाँ जब चाइना में डिटेन हुआ था ना, मैं 3 घंटे सो गया था 3 चेयर मिला के, क्या करूँ और। अब सुबह मैंने कहा भाई दोस्त नमस्ते गुड बाय, चलते, मैं बैग बांध रहा। बोला यार मेरी से गलती हो गई यार, मेरे को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम प्लीज़ रुको मेरे घर पे। मैंने कहा नहीं दोस्त, मैं 1-2 घंटे में बांध के निकल जाऊँगा, तू ऑफिस चला जा। तो जब गेट बंद कर था ना ऑफिस का, खोल के बोला आज फिर कर्ल करेंगे, बंद करके भाग गया। तो उसके बाद मैं उसका घर छोड़ के चला गया था। वो लंच में आया, मैंने कहा एक सेल्फी ले लें भाई, चल अपने बीच लड़ाई तो हुई नहीं। उसने कहा नहीं मैं बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही सेल्फी लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई तेरी इच्छा, बॉयफ्रेंड भी है उसका फिर भी यही अगर काम। होगा तो। अच्छा, अब मैं उसके घर से गया, मैंने उसके काउच सर्फिंग पे ना कभी नेगेटिव कमेंट नहीं लिखा। मैंने लिखा कि ये बंदा जो है इसके इंटरेस्ट अलग है, इससे बात करके जाना है पहले से। मैंने क्यों लड़ाई नहीं करी, मैं क्यों नहीं भागा। यार हर बंदे का एक ना ओरिएंटेशन है, कई बार वो एक्सपेक्ट करता है कुछ, लेकिन अगर वो आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जा रहा तो आप उसे समझने की कोशिश करो। अब वो डेस्परेट है, पागल हो गया, अब मैं ज़्यादा कुछ करूँगा वो क्राइम भी कर सकता है, तो उसे समझाओ, उसे बुझाओ, उसे शांत करके निकल जाओ। उससे ना गंदा फील मत करो, नहीं तो साला और करेगा वो। उसे समझा दो भाई ऐसे नहीं करते, तू पहले सामने वाले से पूछ ले कि उसका इंटरेस्ट है नहीं है। उसे लगा कि ये बंदा लिख रहा है बेड शेयर कर सकता है, क्या पता ये भी साला गे हो।
सही बात है। रिस्क तो इसमें भी है, वही किस्मत वाली बात है कि भाई क्राइम ना करा उसने, वो किस्मत ही है। भाई क्योंकि मैं बस 50-50 में भी कोई कर ही लेगा कि भाई अगर आपने पूरा एक कर दिया कि भाई चल ठीक है, मान गया वो, बाय चांस फिर भी कर दे भाई भाई मैं बता रहा हूँ मीठे पने में। मीठे बने में। इस पॉडकास्ट के बाद आप पता क्या कहोगे, भाई ये सब सारा तेरे साथ ही क्यों होता है? जो मेरा सबसे मोस्ट कमेंट प्रोफाइल पे आता है। भाई मैं रशिया में था ना अभी अक्टूबर में। मेरा एक दोस्त है रशिया का, याकुत्स्क सुने? याकुत्स्क, द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ, जहाँ पे सबसे ठंडी गांव है, वहां मैं गया। वहां मेरा एक दोस्त है, वो कैसे बना अलग कहानी है। वो मुझे लेने आया, बुढ़ा आदमी वो है, वहीं रहता है? वहीं का लोकल है। अच्छा। 60-65 की उम्र है, अच्छा आदमी है, कंपनी चलाता है 20-25 लोगों की। ऑफिस लेके गया, ऑफिस में लोगों ने कॉन्टैक्ट शेयर किए। शाम को एक बंदे का मैसेज आया, भाई साहब आपकी जर्नी अच्छी बहुत लग रही है। थैंक यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मुझे मजा आ रहा है ये सब सुनने में। मैं कहा ऑलवेज वेलकम, बियर पीते हैं कि एक हॉस्टल? वहाँ हॉस्टल है? हाँ, मैंने कहा एक बियर लेके बैठते बात करेंगे। मैं हॉस्टल में रुका हुआ था। अच्छा। 1200 रुपये हॉस्टल था, बहुत सस्ता था यार। तो बोल रहा मेरे घर आ जाओ, हॉस्टल में अच्छा नहीं होगा। मैं कहा चल तेरे घर आ जाता हूँ। अब मैं उसके घर पहुंचा रात को 10 बजे, अब वो ऑफिस से है। 1.5 घंटा हमने ChatGPT से बात करी है, ट्रांसलेट कर भाषा नहीं आती। मैं कहा यार क्यों बात कर रहा है मेरे से, क्या चीज़ है? पूछ रहा कहाँ का घूमे हो, क्या घूमे हो। मैंने उसे बीच में बताया कि मेरी बंदी पहले थी, यानी मैं स्ट्रेट हूँ, पर अब मैं फिलहाल ब्रेक पे हूँ, मैं अपने जीवन जी रहा हूँ। और जब मैं जैसे ही भी अपने हॉस्टल पहुंचा, भाई मैं मैसेज देखता हूँ, ब्रो आई लाइक यू। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैनी पीपल लाइक मी। नो आई लाइक यू इन अ डिफरेंट वे। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन मेरे से कुछ मिलेगा नहीं तेरे को, मैं स्ट्रेट आदमी हूँ। बोलता है यार पता है मेरे मैसेज है उसका, लेकिन मैं उसको गाली गलौज रिस्पेक्ट किया था कि भाई तेरे इंटरेस्ट है अपने पास रख। बोलता मैं आपको ब्रेकअप देना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए दोस्त। बोलता है पर फिर भी यू कैन एंजॉय। मैं कहा भाई दोस्त मेरे को नहीं चाहिए, तो किसी और को ढूंढ। वी कैन बी फ्रेंड्स and now we can be just far away friends. We will not meet again. We will not meet again. बस मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ। कभी तू भारत आए तो बताइयो मत। तुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बता देंगे, पर मेरा एड्रेस मत पूछ। लेकिन कभी कभी हाय हेलो भेज देता है, भाई क्या चल रहा है, लेकिन वो किस वाला साइन जरूर भेजता साथ में। बता देता है कि आज भी क्या पता, बता देता है कि मैं अभी भी सिंगल हूँ। नहीं कि तेरे को ढूंढ के दूंगा कोई। भाई अपनी वो बात बीच में रह गई, वियतनाम वाली जो कहानी बता रहे थे आप माइंडसेट वाली लोगों की, तो वो बात बीच में रह गई, उसको पूरा कर। देखो माइंडसेट की बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, देहात है, वहाँ सबका माइंडसेट सेम है कि बंदा बाहर का है, ये हमारे जगह आया, इसे हमारी जगह दिखाओ। क्योंकि मेरे तो फॉरेन फ्रेंड इंडिया आए थे, मैं उनको गांव क्षेत्र में लेके गया और वो लोग एक्सपीरियंस अच्छा किए। फ़र्क ये आता है हमारे यहाँ वाइट स्किन का प्रॉब्लम है। हमने टीवी पे, मीडिया में, एंटरटेनमेंट में इतना देख लिया कि वाइट वुमेन मीन्स जो मर्जी कर लो, ये है रियलिटी। करेक्ट। तो जब वाइट वुमेन कहीं किसी छोटे गांव में कहीं जाएगी तो लोग थोड़ा, सारे नहीं पर कुछ लोग उसे अनकंफर्टेबल फील करा देंगे। बाहर वो नहीं होता, हर जगह नहीं हो, हर जगह मैं नहीं कह रहा हर जगह नहीं होता, होता है पर काफ़ी जगह नहीं होता। फिलीपींस में थोड़ा बहुत होता है, इंडिया के जैसे ही फिलीपींस, वियतनाम में नहीं होता। अब 2-4 नमूने तो हर जगह होंगे, मैं उनको काउंट नहीं करूँगा। वो आपको अपना खाना टेस्ट कराएंगे, प्लस जिसको घूमना है भाई एक माइंडसेट बना लो, अगर तुम वियतनाम में हो ना तो वियतनामीज बन जाओ। उनका खाना, उनका रहन सहन, उसमें ढलो, उसमें सारे बैरियर हटा दो। मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, मेरा खान पीन क्या था, मैंने क्या सीखा, उस 1 महीने के लिए आप वियतनामीज बन जाओ। कोई अगर वेजिटेरियन है तो वो तो रह ही नहीं पाएगा फिर वहाँ। यार इसमें मैं क्या बोलूँ, मैं कह रहा हूँ वेजिटेरियन बनो, लेकिन अगर तुम सच में किसी जगह को देखना चाह रहे हो ना तो उनके जैसा बन जाओ 1 महीने के लिए, सब भूल जाओ। क्या क्या देखा आपने वहाँ वियतनामीज बन के, क्या क्या खा रहे हो वो, क्या उनकी जो भी है अच्छा। वो कुछ भी खा रहे हैं ना, वो इंटेस्टाइन भी खा रहे हैं, आई एम कंफर्टेबल। ओके, किसका इंटेस्टाइन? कुछ भी है यार, जो भी आपका खाना है, मैं साथ बैठ के खाने के तैयार हूँ। पर वो वैसे क्या खाते हैं, क्या मतलब वहाँ की डिश बताओ, कोई वियतनामीज फूड कोई एक्सप्लोर करने जाना चाहे तो वो क्या नहीं खाते ये कहो आप। अच्छा हाँ, क्या नहीं खाते, जो भी चीज जिंदा है। सबसे स्ट्रेंज क्या लगा आपको तो ये भी खा रहे हैं? क्रोकोडाइल। चलो वो तो देखने को मिल जाए थाईलैंड के स्ट्रीट पे, वहाँ पे क्रोकोडाइल भी है। बोन देते वियतनाम में आप पिग्स वेजाइना। क्या? पिग वेजाइना
अच्छा। एक वहाँ पे जगह है जहाँ पे पिग, फीमेल पिग का वजाइना खाया जाता है। तो उनका अपना होगा कुछ सिस्टम वो, लेकिन उसका प्रोसेस धो धा के पूरा साफ करके खिलाने का, मतलब आपने खाया था, टेस्ट नहीं मैंने नहीं खाया, मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं। अच्छा। लेकिन चॉपस्टिक चलाना वियतनाम में सीखा मैंने, क्योंकि मेरी मजाक उड़ाते थे, हाथ से खा रहा है, इंडियन हाथ से खाते हैं, गंदे हाथ। लेकिन अच्छा सिखा मेरे को ला। तो उनका सब खाया मैंने, स्टिकी राइस हो, चाहे उनका सूप हो, चाहे वो मीट बॉल्स खा रहे हैं, वो आंत खा रहे हैं, वो पंजे खा रहे हैं, निकला टेस्ट करा क्या है। आई वॉन्ट टू लिव लाइक यू, मुर्गे के। आई वॉन्ट टू लिव लाइक यू, आई वांट टू स्लीप, जो उनका बेडिंग सिस्टम है, और जो इस तरीके से सोना है। नॉट जस्ट वियतनाम, एनीवेयर। और धर्म क्या फॉलो करते हो? बुद्धिज्म क्या फॉलो करते हैं? देखो मिक्स्ड है, बुद्धिज्म उनका डिफरेंट है। हमारे यहाँ के बुद्धिज्म में लोग मीट नहीं खाते काफ़ी हद तक इंडिया में, पर वहाँ अलग बुद्धिज्म है, वो खाने पीने से लिंक नहीं है वो, ठीक है। और बहुत सारे लोग एंसेस्टर पूजा करते हैं, पितृ पूजा जिसे बोलते हैं, हाँ वो वहाँ पे ज़्यादा है। जैसे बाली गए हो आप, थाईलैंड? हाँ। तो बाली का इंडोनेशिया वीडियो में बड़ा वायरल है, क्या हुआ था वहाँ पे? सेम बट डिफरेंट। बाली हिंदू, इंडियन हिंदू। तो बाली में जैसे वो अपने गॉड्स के लिए कुछ रखते हैं ना, सुबह सुबह एक अरे चीज भाई इसकी रखते हैं। कहानी है यार एक कंदी, बताओ। वो ना वो टॉफी, कुरकुरे, चिप्स, चोकोपाई वगैरह सजा के वियतनाम दारू में, भी रखते हैं हाँ, थोड़ी सी। हाँ, वो रख देते। लाओस में भी सेम है। अच्छा। तो मैं घूम रहा था लाओस वियतनाम में भी यही है कल्चर, है ना? और उसमें वो लोग वियतनाम में, लाओस में अपनी नेगेटिव एनर्जी फूंक देते हैं कि हमारी सारी घर की काली शक्तियां इसमें चली जाओ। मुझे क्या पता था जो काली शक्तियां हैं। मैं तो भूखा था, मैंने खा लिया एक दिन। ओ, सड़क से उठा ना के ना ना ना, हम घूम रहे थे लाओस में, अब वहाँ वाटरफॉल पे गए, अब वहाँ कोई भूखे रेस्टोरेंट, खाना कुछ भी नहीं, फिर एक छोटा सा वो मिला एक जगह जहाँ पे लोगों ने चढ़ा रखा था। मेरे साथ एक नीदरलैंड का बंदा था, हम देखा यार खा लेंगे, भूख लग रही। जूस रखा था, चिप्स रखे थे, चोकोपाई रखे थे। कह रहा तू मानता है सब में? मैंने कहा नहीं मैं भी नहीं मानता, तो जो मानता नहीं उसे लगता नहीं। तो हमने सारा खा लिया खोल काट। भगवान माफ करना, क्योंकि अगर आप तो खाने वाले नहीं हो। हमने समझ लिया भगवान ने हमें दे दिया, हमने खा के निकल गए। जो बुरी आत्मा है वो हगा में निकल जाएगी। पर ऐसा कहते हैं अगर आप उस पे पैर वैर मार दो तो कुछ बुरा होता है आपके यार साथ, अगर ऐसा? आप मानते हो अच्छा। तो जरूर होगा, हाँ। नहीं अगर मानते ही नहीं तो जो होना था वो हो गया, ऐसा होता है। मान लो आपके अंदर बुरी आत्मा है, मैं नहीं मानता और मैं वहां फिसल के गिर गया, मुझे गिरना ही था। लेकिन अगर मैं मानता हूँ ये इसने गिराया मुझे, इससे आया मुझे, बस ये है। और भाई जैसे इंडिया में हम कहते हैं यार सुपरस्टिशन बहुत है, अंधभक्ति बहुत है, अंधविश्वास बहुत है, हर जगह है और दोस्त। कौन सी कंट्री में आपको लगा कि दोस्त भाई? हर जगह है। अच्छा। जापान में जाओ आप, जापान का कैसा कल्चर है? जापान में एक मंदिर सा है, उसमें एक वो बना रखा है पत्थर के बीच में छेद। एक चिट्ठी लो, उस चिट्ठी पे अपनी इच्छा लिखो, भाई चौंक जाओगे आप। उस चिट्ठी पे अपनी इच्छा लिखो और उस पत्थर के छेद में से निकलो। पतला सा है, पतला आदमी निकल सकता है, मोटा आदमी नहीं निकल पाएगा, ये निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन डोले पिसकाने पड़ेंगे। उसमें से निकलो, वापिस आओ और वो चिट्ठी चिपका दो। वो मानते हैं इच्छा पूरी हो जाएगी। और लोगों ने भाई क्या क्या लिखा हुआ था, मैं चाहती हूँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं चाहता हूँ उसका ब्रेकअप हो जाए, मैं चाहता हूँ वो लड़की मेरे बस में आ जाए। मेनली रिलेशनशिप इश्यूज, बट नेगेटिव, टू मच नेगेटिव। आपने भी लिखा नेक्स्ट टाइम काउच सर्फिंग मुझे कोई गे ना मिले प्लीज। यार मेरे एक बात बताओ, मेरे साथ सब कुछ क्यों होता है? आपने नोटिस किया? मैं ना कोई भी चीज मेरी तरफ आ रही है ना, मैं उसे रोकता नहीं, आओ बात करते हैं। कोई एक्सपीरियंस आ रहा है, आओ बात करते हैं। मना नहीं करते आप? मैं भागता नहीं, कहीं लड़ाई हो रही है। अरे एक चाइना का सीन था, मैं चाइना घूम रहा था, दो लोगों में मारपीट शुरू होगी फुट ओवर ब्रिज के ऊपर। मेरी दोस्त मेरे साथ खड़ी थी, व्लॉगिंग कर रहे थे, मोदी जी का फोटो दिखा रहे थे, लोग इनको जानते हो गया। तो मैंने से कैमरा पकड़ाया, अब सारे लोगों ने देख रहे, मारपीट होने वाली थी। एक डिलीवरी गाय था, एक अंकल थे, दोनों में गंदी बहस हो रही थी, चिल्ला चिल्ली। और वहाँ पुलिस को बुला लेते हैं, फिर दोनों जेल जाएंगे। अब मैंने कहा छुड़ाना पड़ेगा भाई, अपने यहाँ तो कल्चर है छुड़ाने का, देखने का भी है, वीडियो बनाने का भी है। मैंने सर कैमरा पकड़, अब मैंने उन दोनों को धक्का दिया पहले, फिर साइन लैंग्वेज में समझाया कि दोनों की मारी जाएगी। ठीक है, पुलिस तेरी भी तोड़ेगी, तेरी भी तोड़ेगी, तो तू अपना डिलीवरी करने निकल। अंकल की वाइफ को बोला ना लेके निकलो, और 5 मिनट में निकल गए। और वहाँ सारे लोग हक्का बक्का, ये दाढ़ी वाला ब्राउन आदमी, इसे चाइनीज नहीं आती, वो 2 चाइनीज की लड़ाई छुड़वा गया, ये क्या हो गया? और मैं हक्का बक्का हुआ कि उस लड़की ने कैमरा ऑन नहीं करा था। सीन रह गया।
मतलब एक इंटरेस्टिंग कहानी बनती। अच्छा भाई, जैसे वियतनाम की बात हो रही थी, तो कोई बढ़िया सिटी जहाँ पे लोगों को जाने जाना चाहिए जो नहीं पता लोगों को, भाई बता देखो दो। वियतनाम में ना, मैं बताता हूँ, लोग इतना गंदा काम करते हैं। लोग जाएंगे हनोई, होचिमिन, दनांग, होयान, हद से हद हालोंग बे या कैटबा, या फिर एक वो है फुकोक, वहां भी कम लोग जाते हैं। मैं अभी वियतनाम से आ रहा हूँ, पिछले महीने मैंने एक स्कूटर रेंट किया, 3,500 किलोमीटर चलाया 20 दिन में। स्कूटर रेंट किया और नापता 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 zigzag 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 सारे में गया हनोई तक, होचिमिन से हनोई तक, और फिर वापस आया अलग रूट लेके पूरा 3,500 किलोमीटर। ऐसे ऐसी जगह रास्ते में आई हैं जिनका शायद मुझे नाम भी नहीं कभी पता था। और ऐसे चल रहे पहाड़ पे, साइड में समंदर, लहरें आ रही हैं, ऊपर बादल गिर रहे हैं, ऐसा नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा ब्यूटी वाइज तगड़ा। ब्यूटी वाइज। और रास्ते में ऐसे ऐसे गांव आ रहे हैं जिनका अलग टेम्पल स्ट्रक्चर है। एक ऐसा गांव आ गया जहाँ साला चर्च ही चर्च है। वियतनाम में चर्च, उनका कल्चर, फूड अलग है। वो सैंडविच के अंदर मच्छी दाब के खाते हैं, मतलब कहीं का कुछ है, कहीं का कुछ है। और ऐसे ऐसे शहर ऐसे हुए टूरिस्ट नहीं, इंडियन टूरिस्ट हुए में मिलेगा ही नहीं आपको। बोलते इंडियन कहाँ से आ गया मतलब कम है। हुए में बहुत अच्छा उनका पुराना हिस्ट्री है, ओल्ड फोर्ट है। लोग नाचियांग नहीं जाते, नाचियांग बोलते हैं इंडियन, तुम कहाँ से आ गए। तो इसलिए वहाँ रेसिज्म है ही नहीं। मेरे को सब बुला रहे हैं कि आओ हमारे साथ नाचो वाचो, उनको पता ही नहीं कि गंदगी भी होती है। तो वियतनाम में ऐसे बहुत शहर हैं। वियतनाम जाओ, इंडियन टूरिस्ट लाओस नहीं जाता। लाओस में भी टूरिस्टी जगह एक आधी सिटी देख कर आ जाते हैं। हाँ, लाओस में वो स्कूटर लूप करते ही नहीं लोग। स्कूटर रेंट करके लूप करना, सेल्फ ड्राइव करके करते ही नहीं। मैं लाओस से गांव में रुका हूँ भाई, वहाँ मुर्गी गाय पाल के लोग अपना घर चलाते हैं, ना इंटरनेट है, ना किसी को पैसे की टेंशन, सब खुश हैं, गरीब हैं, खुश हैं साले, गरीब और खुश। अजीब कॉम्बो है। और भाई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांगते हैं वो, जैसे आप स्कूटी वगैरह रेंट आउट करते हो तो? भाई देखो, अगर दूसरे कंट्री में स्कूटर चला रहे हो, मास्क लगा लो, चश्मा लगा लो, हाथ ढक लो, कि दूर से ही ना पता लगे फॉरनर है पहली चीज। तो वो फालतू में जेब गरम करने के लिए तो रोकने का नहीं, और नियम से चलो। इन केस कुछ गड़बड़ हो गई तो भैया अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट साथ रखो, चाहे ऑनलाइन ले लो, चाहे लोकल आरटीओ से ले लो, लेकिन वो रखो। नहीं तो आप हर पुलिस वाले को 3-4 हज़ार रुपये देने के लिए रेडी रहो रास्ते में, अगर कोई रोकता है तो। सिंपल बात। मतलब करप्शन हर जगह है ही है। करप्शन, कौन बोल रहा था करप्शन इज द ग्रीस ऑफ अ कंट्री जो भी है, लेकिन पैसे लेके हर कोई मान जाता है। नॉट इन जापान। अच्छा, जापान, चाइना भी नहीं? 50-50। अच्छा, चाइना में रिमोट में है तो मान जाएगा, अगर उसके छाती पे कैमरा लगा हुआ तो नहीं मानेगा। मैक्सिमम पुलिस हैव चेस्ट कैमरा, बॉडी कैम, वो नहीं मानते। तो जापान में क्या जेल ही ले जाके मानते हैं, क्या सीन है, कब छोड़ते हैं? दोबारा एक तो वीज़ा नहीं मिलने का, अगर आपने लॉ ब्रेक किया तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। और वहाँ के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब वो छोड़ते नहीं है। चोरी, लॉ तोड़ना। एक सिंगापुर की लड़की, वो सिंगापुर वाले केस नहीं सुने? क्या हुआ था? एक लड़की थी, इंडिया की थी, पता नहीं कहाँ की थी, सॉरी इंडिया की शायद नहीं थी। उसने 10 साल पहले एयरपोर्ट से एक परफ्यूम चुराया था भाई। अच्छा। दुकान से 10 साल बाद, 7 या 10 साल बाद वो उसी एयरपोर्ट से ट्रांजिट ले रही थी सिंगापुर से, और कैमरों ने फेस स्कैन करके पकड़ लिया तो वही है, बिठा लिया। आपने 10 साल पहले शिनाल का परफ्यूम चोरी किया था $250 का, जेल होगी। सिंगापुर रोक ले जाने ही नहीं दिया भाई। 2 साल की जेल, 2-3 साल की जेल, वहीं रहो आप। कैडी कैचिंग कर ली। 10 साल बाद फेस स्कैन से कैच किया। भाई आप गाँव वाँव तो घूमते ही रहते हो, कल्चर भी देखते हो, पार्टी वार्टी करते हो, एंजॉय लेते हो। ये क्या है, गांव से पार्टी पे आ और गए हो गया भाई पार्टी बताओ हमें, हम तो वेट करते हैं भाई। पार्टी का। देखो भाई मैं ऐसा इंसान हूं ना, मुझे सब करना है। भले ही पार्टी कम करता हूँ बट देख के जरूर आता हूँ, और मैंने बहुत कंट्री की पार्टीज देखी हैं। वियतनाम की पार्टी लाइफ, मैं आपको वियतनाम की पार्टी लाइफ बताता हूँ, किसी को नहीं पता, बताएगा नहीं कोई। अगर आपको पार्टी एंजॉय करनी है विद टूरिस्ट, हनोई, होचिमिन। आपको पार्टी एंजॉय करनी है विद लोकल, गो टू हुए। वहाँ इतने बड़े बड़े क्लब हैं, लोकल लोग भरे रहते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन चले जाओ, वीकडे चले जाओ। हजारों की भीड़, हजारों कह रहा हूँ, कई सारे लोग, लोकल लड़कियां, लोकल लड़के, और दे आर फ्रेंडली, दे आर ओपन टू एवरीवन। टूरिस्ट होता ही नहीं वहाँ, और प्राइस भी बहुत महंगा नहीं है। वहाँ है असली मजा पार्टी करने का, ना कि टूरिस्ट के साथ, लोकल के साथ जाओ। प्राइस किस सेंस में महंगा नहीं है? टूरिस्ट प्राइस नहीं है ना, लोकल प्राइस है। अच्छा। आपको बढ़िया एक्सपीरियंस वहाँ पे? मुझे बहुत बढ़िया रहा। मैं तो गली में घूम रहा था, 2 लड़के आए, पार्टी करोगे भाई बाहर के, आर यू फॉरनर? यस। स्ट्रीमिंग कर रहा था मैं, हमारे साथ चलोगे पार्टी करने में? क्या चलो। ऐसे क्लब में लेके गए मेरे को भाई,
आनंद आ गया। बट भाई ऐसे अगर रैंडम वहाँ के लोकल तुमको अप्रोच करते हैं तो माइंड में ये भी आता है यार ये कुछ फिशी ही तो ना नहीं हो। कर देंगे, मुझे scam नहीं भी कर आता भाई, देंगे। वैसा दिक्कत है, कर ले स्कैम, क्या कर नहीं ले। जैसे अक्सर होता है ना कि वो लोग कहीं ले जाते हैं या फिर वो ये बोलते हैं तुम ड्रग्स लोगे या हुआ है, हुआ है। $500 का कटा है मेरा भाई, तो भाई वही देखो ना फिर माइंड में तो फिर 2 लड़कियों ने काटा था मेरा। ये वियतनाम में ही? जॉर्डन, अच्छा, बहुत गंदा काटा और मुझे लगा था आज मैं पीटूंगा। वियतनाम का और कुछ है बताने के लिए फिर आप जॉर्डन पे आ जाना। आपको अगर टूरिस्ट का एंजॉय करना है, पार्टी, आप जाओ हनोई, हो ची मिन, दैट्स इट। इसके अलावा होयान पार्टी के लिए बेस्ट विद टूरिस्ट। लोकल के साथ एंजॉय करना है, आप जाओ हुए, HUE, हुए, बेस्ट फॉर पार्टी, एनी डे, वीकडे, वीकेंड, सब कुछ। भाई हमने सुना है फिलीपींस भी बहुत बढ़िया है पार्टी पार्टी वाइज। देखो, पार्टी अगर ऐसा करनी है? है ना आपको, आप कंपेयर करते हैं, आप फिलीपींस में जाओ, फिलीपींस में रेसिज्म नहीं है, एंड फिलीपीन लड़कियों को इंडियन लड़के बहुत पसंद है, आज से नहीं कई सालों से, एंड दे लाइक इट, दे लाइक अस। अब मुझे नहीं पता क्यों, साला ऐसे मुस्कुरा के आए थे, कितनी चौड़ी मुस्कुराना चाहिए, इंडियन कुछ पसंद है। मैं कह रहा अच्छा ऑप्शन है। नहीं यार, आप उनसे बात करोगे, अप्रोच करोगे, दे आर हैप्पी टू टॉक, हैप्पी टू टॉक। आपको ये नहीं कहेंगे ये कौन है भाई। एक वो वीडियो देखी, वो लड़की, एक लड़का पूछता है यू लुक गुड, लड़की वियतनाम की है, कहाँ से हो, इंडियन, नो 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 नो, हाँ। वहाँ नहीं होता, वो लेकिन इंडियन, ओके लेट्स एक्सचेंज द कॉन्टैक्ट। तो वहाँ के क्लब सस्ते हैं, वहाँ के क्लब थीम क्लब्स हैं, मकाती चले जाओ मनीला के अंदर, अल्टीमेट नाइट लाइफ। कैसे थीम क्लब्स हैं? मनीला कैपिटल है, वहाँ पे एक क्षेत्र है मकाती, जैसे दिल्ली के अंदर मान लो सरोजनी एग्जाम्पल, तो वहाँ मकाती है। थीम क्लब जैसे नियॉन लाइट्स होंगी, अच्छा, एक नियॉन का क्लब है, एक क्लब है जिसमें बौने हैं बहुत सारे भरे हुए हैं, और वो बियर दे रहे हैं ला ला के, अच्छा जी, वो मुक्केबाजी हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं, रिंग बना रखा है, द डॉफ क्लब। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे डिस्को बहुत अच्छा है और सस्ते हैं। और एक टेक्निक मैंने एक बार यूज की थी, स्टैग एंट्री का, मेरे पैसे मांगते हैं। अब यार मैं बार हॉपिंग कर रहा हूँ, मैं हर जगह 1000 रुपये थोड़ी दूंगा। अब एक जगह क्या हुआ, 3 फिलीपीन के लोग आए, 2 लड़की, 1 लड़की और 2 लड़के, 1 लड़की 2 लड़के, और मैं इधर से आया, और वहां जाके उसने बोला कि कपल्स फ्री, मैन हैज टू पे। अब वो लड़का और मैं, हम दोनों एक दूसरे को देखे, यार पैसे क्यों दे, ये वाली फ्री में जा रहे। मैंने कहा कुछ अकल लगा, तो मैंने पूछा कि किस किस के लिए फ्री है। उसने कहा इट्स फ्री फॉर वुमेन एंड LGBTQ। मैंने कहा पर हम तो गए थे उसने। वो भी हरामखोर, वो भी पक्का हो गया, हाय ना, हाय डीजे। तुम निकलो अंदर जाओ तुम। उसका वीडियो डाला भाई मैंने। अरे वाह। तो स्टैग एंट्री फ्री थी पर हमने ले ली। और नाइट लाइफ एंजॉय करना है, जापान इज आल्सो वेरी गुड प्लेस। जापान क्लब्स आर अमेजिंग बट यू विल फील रेसिज्म। रेसिज्म कैसा? इंडियंस को एंट्री डिनाई यार करते देखो, हैं। मेरा ना एक जो सारा 2.5-3 साल घूम के इतना ज्यादा नोट्स का एक्सपीरियंस मिला है कि किसी भी देश को आपको जानना है ना, तो वहाँ की औरत से बात करो, लड़की वुमेन जो भी है, वो आपको पूरा पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजी, इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब फील करा देगी। आदमी नहीं कराता, आदमी तो सिंपल है, बिल्कुल सबको हेलो करेगा बेचारा। औरत फिलीपीन जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दे आर फ्रेंडली टू एवरीवन ऑनेस्टली, बट प्रेफरेबली दे लाइक इंडियंस। वियतनाम में जाओगे तो ब्राउन स्किन देख के वो लोग दे हैव दैट थिंग कि कुछ है जो बीच में आ रहा है। जापान में बहुत ज़्यादा है। अब जापानीज वुमेन से नॉर्मली फ्रेंडली भी अप्रोच करना इट्स डिफिकल्ट। इट फील्स लाइक यार बेटर है कि वो अगर कंफर्टेबली स्टार्टिंग में हाई में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। इसी दौरान साइकोलॉजी चेंज हो जाती है अगर आप अपनी नेशनलिटी बदल दो। अच्छा, बिल्कुल चेंज है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या? मैं चाइना में था, मेरे को हॉस्टल में एक लड़की मिली, हाय हेलो बात चल रही थी हमारी, बोली यू लुक इटालियन, आर यू इटालियन? मैं कहा ये आई एम इटालियन। मैंने उस टाइम थोड़ा बाल चेंज किए हुए थे। मैंने कहा देखते हैं क्या परसेप्शन है इसका। तो मैंने उसको बोला, वो बोली आओ कुछ पीते हैं। मैंने कहा यार ये सामने से बोल रही है ओपनली, स्ट्रेंज। चाइनीज लड़की ट्रेडिशनल होती है। हम गए सुपरमार्केट में, हम खरीदने गए, तो बोलती यार तुम लोग तो बड़े ओपन माइंड होते हो, कुछ भी कर लेते हो, तुम लोग तो बड़े इजी गोइंग होते हो, बड़ा अच्छा कल्चर है ये, बड़ा ये वो है। मैंने कहा ऐसा ही है भाई। बोल रही मुझे पसंद है। मैंने कहा चलो हॉस्टल चलते हैं, बैठते हैं, पीते हैं। तो जब पीने बैठे मैंने कहा मैं इंडियन हूँ। बोलते इंडियन हो तुम लोग तो यार बड़े कंजर्वेटिव हो यार, तुम लोग तो यार मतलब ये वो। उसका पूरा माइंड सेट चेंज हो गया था उसी तरह। तो ये माना जाता है कि इंडियन अगर किसी लड़की से बात कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वो सही मायने में कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, बट अगर कर रहा है तो ये साला छेड़ने के लिए
या सेक्स करने के लिए ही कर रहा होगा, नॉट जस्ट फॉर फ्रेंडली कॉन्टैक्ट या एक इजी गोइंग कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर इसी जगह कोई यूरोपियन या नॉन इंडियन, इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी अरेबिक, इट कैन बी लैटिन अमेरिकन, वो कर रहा है तो दे कंसिडर कि इनका कल्चर ओपन माइंडेड है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ एक गैप आ जाता है। और भाई हम ऑफ कैमरा भी थोड़ी बात कर रहे थे रेसिज्म को लेकर, या इंडियंस को क्यों ऐसे ट्रीट किया जाता है, तो आप बता रहे थे कि मैं अपना एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में ही शेयर करूंगा। तो इस टॉपिक पे आते हैं कि क्यों इंडियंस को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम, लोग थोड़ा ओपन अप नहीं होते हैं, फ्रेंडली नहीं होते हमारी तरफ, क्यों है ऐसा आपके हिसाब से? यार अगर आप पूरे एक ओवरऑल बात करोगे ना, निचोड़ निकाल दो इस चीज का। अवेयरनेस कम है हमें, ठीक है, हमें बाहर बिहेव करना नहीं आता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर 4 लड़की क्लब में खड़ी दारू पी रही है, उसका मतलब ये नहीं कि लड़की गंदी है, जाके इनको छेड़ दो। वो ओपन कल्चर है वहाँ पे, आप भी उनके साथ रेस्पेक्टफुली हाय हेलो बात करो, दैट्स अ गुड वाइन, दैट्स अ गुड चैंपियन, अब डिस्कस करो। ये नहीं कि उसके बगल में ऐसे कर करके टच कर दिया, नहीं भाई, वो भगा देगी लात मार के, और वो फिर सबको भगाएगी साला। वो तुम्हें ही नहीं, वो समझेगी सारे ही ऐसे होते हैं। एक तो ये, दूसरा मैंने बताया कि एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि इंडियन वेस्टर्नर्स आर मोर ओपन माइंडेड, तो इट्स ओके इफ दे कम एंड होल्ड अवर वेस्ट, और वो अगर हमसे थोड़ी फ्लर्टी बात करते हैं। पर ये जापान में देखने को मिला आपको या ओवरऑल वियतनाम में भी लगा फिल्म? अच्छा, पूरी दुनिया का मिला है, अगर मैं नहीं छोड़ दूं आपको। कि इमिग्रेशन की अवेयरनेस क्यों नहीं है? इमिग्रेशन की अवेयरनेस ये नहीं है कि लोग घबरा जाते हैं। वो पूछेगा आप यहाँ क्या करने आए? मैं घूमने आया था। कहाँ घूमना है? वियतनाम। कहाँ जाएगा? हनोई। हनोई में कहाँ जाएगा? मतलब वहीं उसने देख लिया कि ये ना घबरा रहा है, कुछ इसके मन में चोर है। मैं जब चाइना डिटेंशन में था, मेरे सामने की बात है, वो 3 बांग्लादेशी, सेम बांग्लादेश पाकिस्तान सेम हाल है, 3 बांग्लादेशी खड़े, वो कह रहे हम तुम्हें अभी जाने देंगे, तुम बताओ तुम जाना कहाँ है? वेयर यू वांट टू गो? ग्वांगझो। वेयर इन ग्वांगझो? ग्वांगझो मार्केट। वेयर इज ग्वांगझो मार्केट? इन ग्वांगझो। बट वेयर इन ग्वांगझो? ग्वांगझो मार्केट। बोले कुछ तो बता भाई, कहाँ जाना है, मार्केट कहाँ है? तो मार्केट थोड़ी, ग्वांगझो तो इट्स लाइक न्यू दिल्ली। मैं कहूँ दिल्ली की मार्केट बताना, कहाँ है दिल्ली की मार्केट? तो यहाँ पे इंडियन जो है हमारे घबरा जाते हैं, क्या जवाब देना है। मैं जाता हूँ, क्या करने हैं? घूमने आए। कितने दिन घूमोगे? 10 दिन घूमोगे। कहाँ रुकोगे? ये होटल है। लोकल दोस्त है? हाँ लोकल दोस्त है। बात कैसे करोगे? ट्रांसलेट है। फ्लाइट बुक करा है? हाँ ये टिकट। क्या करते हो? वीडियो बनाता हूँ, लोकल खाना टेस्ट करता हूँ, ये सब वो डन। अब अगर आपसे पूछे कहाँ जाना है, सोचेंगे, अंदर जाके देखते हैं, पहले कमरा तो ले लें। अभी तो कमरे तक बुकिंग है बस। भाई तू वापस जा, घर जा तू। यहाँ फर्क आ जाता है। और जब आप लोगों से बात करते हो तो इंडियन माइंडसेट को लेकर भी वो कुछ कहते हैं कि यार, जैसे एक कॉमन ये होता है कि अरे स्मेली होते हैं, हाइजीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको कभी ऐसा फील हुआ है किसी लड़की से बात करते हुए कि यार इंडियंस को बात करना नहीं आता? मैं सामने से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस और एशियंस इन जनरल, ब्राउन एशियंस। रशिया में पूछा पहले सवाल ये, बोलती है हम लोग पसंद नहीं करते। हमने से बोले ओपन, मैंने कहा तुम लोग खुल के मेरे से बात। रीजन क्या दिया? बोले हम लोग के अंदर एक तो स्टीरियोटाइप्स है कि एशियन लोग हैरेसमेंट करेंगे। सारे एशियन या इंडियन? When I asked in Russia, they said Asians in general, basically browns. वियतनामी, इंडोनेशियन भी ब्राउन्स होते हैं, जैसे थाईलैंड भी कुछ ब्राउन होते हैं। तो बोले हैरेसमेंट कर सकते हैं, स्कैम करते हैं, किडनैपिंग का बहुत रैकेट चलता है, लड़कियां उठा के खरीद बेच करना चलता है। वो कौन करता है मुझे नहीं पता, बट उसने मुझे मेरे साथ शेयर किया कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर मैंने उसे एक सिचुएशन दी, मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट प्रॉब्लम मेरे को बताओ। एक रशियन लड़का आके तुम्हें बोल रहा है हे हाय यू आर लुकिंग गुड एंड यू विल से थैंक यू, लेट्स गो फॉर अ टी और कॉफी। उसी जगह आके अगर मैं आके तुम्हें बोलता हूँ हाय यू आर लुकिंग गुड, तुम क्या करोगे? उसने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियां मुंह घुमा के निकल जाएंगी, जबकि अप्रोच सेम थी, बस वो एक स्टीरियोटाइप भी था अंदर, जो हो सकता है हमारे लोगों ने ही बनाया है ऐसी हरकतें करके। लेकिन अगर वाइट आदमी हरकतें करता है तो उसकी माफ़ हो जाती है, हमारी माफ़ नहीं होती, हमारी जम जाती है इमेज की ये ऐसे ही है। और ऐसा कभी हुआ है कि भाई इंडियन लड़की विदेश में आपको मिली हो, पर वहाँ इंडियन कोई भाव नहीं गिर रही और अंग्रेज़ों पे ऐसे हो रही है कि भाई ये बात कर ले मुझसे, ये आगे से बात मैं कर लेती हूँ जाके, और उससे कोई बात नहीं कर रहा अंग्रेज। भाई सी अगेन वो कहूँ, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। इंडियन लड़कियां बाहर मिलती हैं, मेरे को भी घूमते फिरते मिल जाती हैं ऑफ कोर्स, तो एक थोड़ा इन जनरल इंडियन एटीट्यूड चेंज है। इंडिया से बाहर आ गए तो हम इंडियन से बात नहीं करेंगे। ऐसे चौड़े होकर साइड से निकल जाएंगे। अब मैं सामने बोलता हूँ इंडिया से है भाई,
कह रहा हाँ तो भाई ये क्या बात हुई? मतलब मैं तो सामने से भाईचारा बता रहा हूँ। तो ऐसी कई बार लड़कियां मिल जाती, मैंने कहा आप इंडिया से हो? अरे वाह, कहाँ से हो? हम बेंगलोर से हैं भाई। मैं कहा भाई ये क्या बात हुई? भाई भाई तभी तो हम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। और तुम वहां जाके किसी के साथ नाच रहे हो, फिर तुम अनकंफर्टेबल फील करके भाग भी रहे हो। तो हर तरफ से सेम नेचर दिखाओ ना यार। मतलब भाई बल्कि फॉरेनर थोड़े बदतमीज होते हैं, टच ही तो होते ही है, कर लेते हैं बहुत अच्छे टच होते हैं वगैरह भाई। भाई। और क्या, मैंने बचाया कई लड़कियों को भाई टच करके। पार्टीज में देखा आपने फुल मैंने टच बचाया कर भी रहे? है। अच्छा, हाँ? क्या कर रहा था लड़का? वो ब्राजील का था। वो आके उसने कमर पकड़ ली उसकी। मुझे दिख गया लड़की अनकंफर्टेबल है, लेकिन बोल नहीं रही, समझे? हटाया नहीं उसने, धक्का नहीं दिया। इसी जगह धक्का दे देती। आप होते ना, आपको धक्का देती, चिल्लाती, पागल है क्या कर रहा है? मैंने उसे खींच के बोला, हे दोस्त कहाँ थी इतनी देर से यार, हम लोग ढूंढ रहे। बोली थैंक गॉड तूने बचा लिया भाई, सारा छोड़ ही नहीं रहा था। मैं कहा तू बोला क्यों नहीं उसको? चलता है इतना तो यार। मैंने कहा यार देख किसके लिए चलता है, यहाँ गया पा गया। लड़का बाहर का है, ओपन तो होगा। हाँ वही वाली बात है भाई। वो इंडियन नहीं थी, मैं इंडियन में बता रहा हूँ कि इंडियंस के लिए माइंडसेट बन चुका है। और लड़की बाहर जाएगी तो इंडिया के इंडियन से बात नहीं करेगी, उसे मुझे हायर चाहिए कोई। और आपने ऐसा देखा है कि वाइट बॉयज इंडियन लड़कियों को भाव नहीं दे रहे, ऐसा कभी देखा है आपने? यार डायरेक्ट तो कोई नहीं देता इन जनरल। वो देखो सेम बात है, जैसे लड़की है ना, वो कोशिश करेगी पहले वाइट को पकड़ूं। ऐसी लड़का है, वो देखेगा कि वेस्टर्न लड़की लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी बढ़िया दिख रही है, उसने अच्छी इसकी फिगर है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो आई शुड फर्स्ट अप्रोच देम बिकॉज दे आर मोर ओपन माइंडेड। उनके साथ हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड वगैरह चलता है उनमें, तो वो कहते हैं यहाँ ज्यादा फायदा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो चलता है। वो देखेगा कि ये लड़कियां दबी दबी सी दिख रही हैं, थोड़ी ना शर्मा रही हैं, घबरा रही हैं, तो दे विल बी माई लास्ट ऑप्शन अगर इनमें से कोई नहीं पकड़ा गया तो। कोई गोरा इंडियन को सोचता है इंडियन के बारे में? गोरे लोग इन जनरल एशियंस या जो बेसिकली जो लोग थोड़े पिछड़े हुए नहीं कहूंगा, जो लोग दबे हुए हैं। चाइनीज का भी सेम हाल है, सेम हाल चाइनीज का भी इंडियन की तरह है। चाइनीज लड़कियां चाइनीज लड़कों को भाग देती बाहर जाके, इंडियन को भले दे देगी। मैंने कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस चाइनीज लड़की के साथ? अच्छा गुड। कौन सी कंट्री में थे आप? दे आर नॉट रेसिस्ट दैट मच। चाइना में था, जापान में था, मैं जॉर्डन में मिला हूँ, मैं फिलीपींस में मिला हूँ, हर जगह मिला हूँ। दे आर नॉट रेसिस्ट। चाइना में कैसी भाई पार्टीज? भाई मजेदार है भाई। ये आप पहले हो जो कह रहे हो मजेदार है वहाँ, क्योंकि वहाँ ज्यादा करते नहीं लोग पार्टी। नहीं भाई आप चेंगडू में जाओ यार, स्ट्रीट पे 100 क्लब लाइन से हैं। और म्यूजिक कैसा उनका? लोकल म्यूजिक होता है या पूरा Mix. हिप हॉप और चाइनीज हाउस में मैं नहीं जाता। चाइनीज म्यूजिक मुझे पसंद है, डिक टिक मुझे नहीं पसंद है। मैं जाता हूँ अगर उसमें वो लोग हिप हॉप या ईडीएम या वेस्टर्न टेक्नो मिक्स कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन भाई आप बीजिंग में पार्टी मनाओ, शेंजन में नहीं, शंघाई में नहीं, बीजिंग में जाओ, चेंगडू में जाओ, चौंचिंग में जाओ, मजा आ जाएगा भाई। रात भर नहीं हिल पाओगे वहाँ से। आपको टूरिस्ट और कौन सी कंट्री के दिखे वहाँ पे? चाइना में हाँ, तमाम कंट्रियों के। बीजिंग में आपको बहुत मिलेंगे। बीजिंग में स्टूडेंट बहुत आता है, इंडियन स्टूडेंट भरा पड़ा है वहाँ पे। इंडियन मिल जाएंगे, अफ्रीकन मिल जाएंगे, इजिप्शियंस मिल जाएंगे, ये लोग माहौल खराब करते हैं सारे मिलके। चेंगडू में पाकिस्तानी मुझे बहुत मिले स्टूडेंट। अच्छा, पाकिस्तानी माहौल खराब करते हैं, सही रहते हैं वहाँ? अरे यार वो क्या कबाड़ आदमी था यार वो। क्या करा उसने? वो आया, वो लड़कियों के सामने ऐसा नाच रहा है। और चाइनीज लड़के शाय होते हैं, उनका तरीका होता है एक बात करने का। क्या तरीका होता है जी? यार देखो इज्जत दो। भाई ये तो हर लड़की गया वैसे, ये तो यूनिवर्सल है। आप पहले उसे कंफर्टेबल करो, ठीक है? हाय क्या आप क्या ले रहे हो, आप क्या पी रहे हो। यू शुड बी प्लेटोनिक समझते हो? एक बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब टू वे नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी। नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी कि आपके इरादे गलत नहीं, आप बात कर रहे हो इरादे गलत, मतलब आप कुछ उसका फायदा नहीं उठाना चाह रहे हो। आप आओ, ड्रेस अच्छा लग रहा है आपका, मैं कहाँ से हूँ, आप क्या पढ़ते हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप बस सोच रहे हैं अभी टक्कर मारूंगा अभी इधर घूमेगी। टक्कर मारने का क्या? अरे टक्कर मारते अपने लोग, टक्कर मारूंगा अभी, कमर पकड़ेंगे अभी, नाचेंगे, किस हो जाएगा, यही करने आएंगे भाई। अरे एंजॉय करो, दोस्ती का नेटवर्क बनाओ, हो गया, अच्छी बात है, नहीं हो घर जाओ। पर बात करनी तो मुश्किल है ना उधर चाइना की लड़कियों से। आती है उन्हें आनी इंग्लिश? चाहिए भाई, मैं फिर वही कह रहा हूँ, भाषा बीच में नहीं आती, अगर आती है तो बात कर। नहीं दे आर गुड, रिस्पेक्टफुली दे आर गुड। अब वो लड़का जो टच करके भाग रहा, अब वो सारी पीछे हट गई, हट बे। उन्होंने सच में ऐसे किया, हट मेरी तरफ आया। मैं कहा भाई मैं नहीं हूँ तेरे साथ दिख रहे हम सेम है, उधर अपने खेमे में जा। सही बात है। मैं इंडियन हूँ, नाम मत खराब कर। मैंने लड़की से बोला मैं इनके साथ थी, मैं इंडियन हूँ। भाई आप बता रहे थे जॉर्डन में भी एक स्कैम हुआ था, आपके साथ वो वाली बात रह गई थी। अरे यार ये जो स्कैम है ना, ये मैं चाह रहा हूँ सब लोग जान लो इस बात को, ये हर जगह होता है। ये पेयर में होता है जनरली। लड़की आपको किसी भी सोर्स से मिल सकती है, टिंडर पे, सड़क चलते, बस में, कहीं भी। वो आपको बस आपको लगेगा इतना आसानी से मेरा मैच आ गया,
मेरा मैच आ गया, वाह कुछ तो बात है मेरे में। तो वो मैच आएगा, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, बस में था, लड़की बैठी थी 2-3, मतलब बस में काफ़ी लोग बैठे थे, मैं पूछ रहा था भाई यहाँ कैसे पहुँचूँ। तो 2 लड़की आई पीछे से, बोलती हम बताएंगे आपको, हमें इंग्लिश आती है, बताओ। बोली तुम पहले ही सब छोड़ो, आज ईद है, ईद थी उस दिन, आज तो घूमना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। मैंने कहा 12 बज रहे आंटी, सोना है। बोली नहीं हम पार्टी करेंगे, हमारे साथ चलो। अल्कोहल पीते हो? मैंने कहा नहीं, अनजान है भाई, जूस जूस पियेंगे तो चलो हमारे साथ चलो। मैंने कहा चलो लेट्स गो। आई एम ऑलवेज लाइक, किसी के साथ भी मैं लोगों के घर में चला गया रैंडम, 10 दिन रहा हूँ लोगों के घर में यार, अनजान के। अब वो गए, अब वो एक मुझे बार में ले गई। पहले मैंने उसे मना करा, मैं बाहर नहीं जाएंगे, किसी मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, किसी पब्लिक प्लेस डाउनटाउन चलते हैं। उसने कहा नहीं बाहर में चलेंगे। बाहर गए, अंदर ना धुआं अंधेरा सा हो रहा है। ये मैंने कहा भाई देख वाई बारी गलत, एक तो धुआं बहुत है, मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, मुझे चढ़ता है ये। और उसने कहा 10 मिनट बैठ, तेरे को एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं यार मान गया, मैं कहा चल 10 मिनट बैठते हैं। ऐसे था, अंधेरा सा हो रहा था, काफ़ी टेबल्स थे, वो यहाँ बैठी, मैं यहाँ बैठा। अब वो रिस्पेक्टफुली थी, वो टचिंग वचिंग वाला सीन नहीं था, वो बस मेरे को ये दिखाती मैं आपको घुमाने लाई हूँ, मैं आपको दिखाने लाई हूँ। उसने मंगाया मेन्यू, इतना अंधेरा था उसमें दिखा ही नहीं कुछ। वो ऑर्डर करने लगी, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो $70 का एक ड्रिंक है। मैंने उसको कहा देख भाई तेरा खर्चा तेरा, मेरा खर्चा मेरा, ठीक है। उसने मैंने कहा तू अफोर्ड कर सकती है $70 का एक शॉट? बोलिए आर यू पुअर? मैंने कहा नहीं, पर इस पे खर्चा नहीं करता। तो उसने भाई दनादन 10 शॉट मंगा के रे, खटखट खटखट खटखट, वो पीने लगी यार, मेरी फटनी शुरू हो गई। मैं कहा क्या कर रही है, नीले रंग का पानी सा आता है $70 का, पी जाती है और नशे भी नहीं हो रहे। नशे भी नहीं हो रहे, सीधी बैठी। मैंने कहा बोले शर्म आ रही है, एक बियर मैं भी लूंगा। तो मैंने ले ली, वो 8 JD की थी यानी $10। अब वो आई, 5 मिनट बाद वेटर आया, बोलता है सर पहले पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा तो पूरा नहीं हुआ भाई, तो ये भी पी रही, मैं भी बैठा हूँ, एंड में आना। बोले नहीं हमारा पॉलिसी है, बीच में पहले आधा बिल पूरा कर दो। मैंने कहा चला भाई। उसने बनाया $500 अभी तक का। मैंने कहा $500? बोले देखो 5,000 रुपये इंडियन रुपये में बताता हूँ, 5,000 रुपये एंट्री फीस। मैंने कहा ये तो एंट्री पे नहीं बताया। बोले है तो है। 5,000 रुपये टेबल चार्ज, ये भी नहीं बताया। 5,000 रुपये वो जो हम टेबल में चिप्स ला के रखे, ये भी नहीं बताया। मेरे पास नहीं है तेरे पैसे। देने तो पड़ेंगे। अब यार वो ना 3-4 आ गई, पैसे तो देने पड़ेंगे। मैंने कहा इससे मांग, मैं वहाँ गुस्सा आ गया, मैं इससे मांग, मेरे नहीं है ये। वो कह रही ये देगा। मैं कहा मैं क्यों दूंगा, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बोली तुम गरीब आदमी क्यों आए मेरे साथ? मैं थोड़ी है, तू लाई मेरे को भाई, मैं नहीं दे रहा पैसे। बोली देने तो पड़ेंगे। अब वो मेरे सिर हो गए, मुझे लगा मुझे मारे पीटेंगे ये लोग, पैसे निकलवा के रहेंगे। अब मैंने कहा भाई देख, काट पीट के $250 दूंगा मैं, इतने आधे मानते हो मान लो, नहीं तो तुम बर्तन धुलवा लो मेरे से, मैं तैयार हूँ। अब मैं था चालाक, मैंने निकाला क्रेडिट कार्ड, मैंने मार दिया स्वाइप, $250 कट गए, गांड फट गई। और मैं वहाँ से गया हंसता, अपने ऊपर बहुत हंसा हूँ मैं, क्या हो गया भाई आज ये, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने जॉर्डन के दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा भी होता है। कह रहे तूने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं करा? पुलिस तो मिली होती है। बोला यहाँ नहीं मिली होती। बस यही एक देश है जहाँ नहीं मिली होती। 5 मिनट पहले की फोन आया तेरा, अभी तो स्वाइप मार कार्ड। बोला मार दिया। मैं हाँ मार दिया। अब क्या? मैं कहा अब कुछ नहीं हो सकता भाई। मैं कहा हो सकता है, अभी भी हो सकता है। मैं गया बैंक वाले के पास, मैंने कहा मेरा कार्ड चोरी हो गया, $250 कट गए, चार्ज बैक मारो। क्रेडिट कार्ड था, 2 महीने में चार्ज बैक आ गया भाई साहब मेरा। अरे वाह, पूरे $250 वापस आए अकाउंट में। भाई ये दिल्ली में भी हो रहा है स्कैम आजकल, क्रेडिट कार्ड यूज करो। सही बात है भाई, ये सही स्कीम बताई। चार्ज बैक होता है ना, बोल दो खो गया या इलीगल ट्रांजैक्शन थी या जबरदस्ती कराया गया, कुछ ही बोल दो आप, कुछ ही बोल दो, नहीं मतलब कहानी होनी चाहिए। हाँ, और जेन्युइन लगनी चाहिए, जेन्युइन होनी भी चाहिए। मेरे तो जेन्युइन, पर इसकी लिमिट होती होगी ना कुछ कि इतना आएगा, नहीं आपको कुछ लिमिटेड टाइम में बताना है, आपको प्रूफ देने हैं, रिकॉर्ड देना है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड था, ट्रांजैक्शन थी, मेरे से करवाया गया खर्चा, मैंने तो एक बियर ली थी। अब मुझे पता है वो स्कैमर था, वो बिल दे ही नहीं पाएगा, वो बिल दे नहीं पाएगा, क्रॉस चेक नहीं कर पाएगा, मेरे पैसे वापस कर देंगे। सही बात है भाई। भाई चाइना में क्या हुआ था यार, आपकी चाइना की वीडियो यहाँ इंडिया की नेशनल न्यूज बन गई थी, क्या सीन हुआ था? भाई मैं डिप्रेस हो गया था, से? मैं डिप्रेस हो गया था। हाँ, वो आपकी वीडियो में देख के लग रहा था भाई, इतना परेशान हुए हो आप। परेशान, मैं सड़क चल रहा हूँ, लोग कह रहे आप वही हो। मैंने कहा हाँ वही हूँ। क्या हुआ आपके साथ? सड़क चलते हर जगह, और मैं जवाब देता है तो थक गया लोगों को।
उसके बाद मैं मास्क पहन के घूमने लगा। यार मैं गया था चाइना नवंबर में, और मैंने एक वीडियो बनाया था, जो भी था। उसके बाद मैं दिसंबर में दोबारा गया। बहुत खुश था मैं। बहुत खुश था, चाइना जा रहा हूँ, नया कैमरा लाऊंगा, नए कैमरे लेने गया था मैं। तो वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड हुए, अब बहुत खुश। उसने पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया, वो स्टिकर लगा दिया, और गेट खोलने लगा एंट्री का। गेट खोलते बोला 1 मिनट। मैंने कहा क्या हुआ? उसने ऐसे फ्राउन करा, और मेरी इतने फ्राउन में फट गई थी, चाइनीज़ है यार मैं। और उसने आसपास के 3-4 लोगों को बुला लिया, आ जाओ जरा। ये कुछ स्क्रीन पे दिखाने लगा, और मेरी लुक लुक होने लगी, क्या हो रहा है भाई ये? उसने कहा इसको आप लेके जाओ जरा साइड में। वो लोग मेरे को एक कमरे में ले गए अंदर, जहाँ और भी बहुत बांग्लादेशी बैठे थे, कोरियन बैठे थे, 1-2 कोरिया की थी लड़की थी, चाइनीज़ भरे हुए थे, कुछ लोग हथकड़ी में थे। वो देख के और फटने लगे, क्या हो रहा है ये? फिर बिठा के छोड़ दिया, सामान ले लिया, कैमरा फ़ोन वोन सब ले लिया। और अभी उसने पॉलिटी बोला अभी आएंगे, आपसे बात करेंगे, फिर छोड़ देंगे। अब वो 4 घंटे हो कोई आ ही नहीं रहा, ना पानी दे रहे ना कुछ दे रहे। उनसे पूछो पानी दो, वो ऐसे मुँह कर ले। उस वक्त टॉयलेट जाना है, ऐसे मुँह कर ले। एक तरीके से डिटेंशन, सज़ा, कि तुम पारे पे कुछ डाउट है, तुम्हें हम उसी तरह ट्रीट करेंगे। मैं उसके खिलाफ था कि ट्रीट सही करो, लेकिन किसी ने वर्बल बदतमीजी नहीं करी। फिर आए 4 घंटे बाद, कमरे में ले गए, बोले तुम यूट्यूबर हो ना? तुम्हें कैसे पता यार? मैंने तुम्हें मेंशन ही नहीं किया अपने पासपोर्ट में, वीज़ा में, कहीं। कह रहे हमें सब पता है, वीडियो दिखाया उसने, तुम मतलब उसने, लेकिन मुझे ये नहीं कहा कि तुमने क्या किया डायरेक्टली। अच्छा, नहीं तो कंट्रोवर्सी बड़ी हो जाती भाई। वो ये एम्बेसी आते हुए हुआ, मतलब जब आप गए हो यहाँ से तभी हो गया, या जब कंट्री छोड़ रहे थे तब हुआ? छोड़ते हुए थोड़ी दिक्कत आती है। चाइना जा रहा था मैं, अब वहाँ डिटेंशन में बिठाया। डिटेंशन की कहानियां मैंने ऐसी कुछ बताई नहीं कभी किसी को, बिहाइंड द सीन जो होते हैं वो ना। क्या थे वो बिहाइंड द यार सीन? देखो, बकचोदी तो दिमाग में है, रो भी रहा था मैं वहाँ, ठीक है, अंदर अंदर, कि घर जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। मतलब मुझे लगा गए यार, सच में यार, वो दे कैन कीप यू। बोल देंगे एक स्पाई पकड़ा गया इंडिया से, हमने पकड़ लिया उसको। बट हुआ क्या? आप मतलब उसके बाद किया क्या उन्होंने? बात क्या रही फिर? उसके बाद 18-20 घंटे बाद छोड़ दिया, जाओ घर। पूरा वो बताओ प्रोसेस, पूरा प्रोसेस चलने दो अभी, कहानी अंदर फ्लो में अंदर चलने मैं बैठा, पहले तो वो सवाल जवाब हुए, मेरा पूरा बैग छाना गया, क्या करते हो, क्यों चाइना घूमने आ रहे हो। वो बंदे ने बहुत हमदर्दी दिखाई मेरे साथ भाई, कि तू, मुझे पता है तुम 3 इडियट्स तुम्हारी इंडिया की मूवी है, तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हो। मैंने कहा हाँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है, तुम ब्लॉगिंग करते हो, आई लाइक दिस थिंग। मुझे लगा ही जाने देगा। बस अब बैठो, मैं बात करके आता हूँ, देन आई विल प्रोसेस। 6 घंटे हो गए भाई, शाम के बजने लगे 4, सुबह एंट्री ली थी 6-7 बजे। अब मैं परेशान होने शुरू हो गया, ना खाना ना पानी ना कुछ। घड़ी भी ले ली थी तो मांग रहे थे, उसकी घड़ी में झांक के देख रहे थे पुलिस वाले की क्या टाइम हो रहा, तो टाइम भी नहीं पता लग रहा था, मतलब घोस्ट हो गया था। फिर 2-3 लोग हथकड़ी पहना के लेके गए, तो मैं डरने लग गया। फिर मुझे लगा 3 बेंच में लाके सो जाते हैं, और कोई तरीका नहीं है। कम से कम स्ट्रेस ना हो। फिर पता लगा खाना आया, मुझे खाना नहीं दिया उन्होंने। 3 बांग्लादेशी थे, उन्होंने खाना दिया, मुझे नहीं दिया। और बाद में दे सेड कि इनको एयरलाइन ने खाना दिया, हमने, हमारी नहीं है। मैंने कहा जिम्मेदारी तुम्हारी है, एयरलाइन की जिम्मेदारी वहाँ तक खत्म हो चुकी है। एयरलाइन की जिम्मेदारी वापस शुरू होगी जब तुम डिपोर्ट स्टैंप दोगे, तब तक नहीं है। खाना नहीं दिया मुझे उन्होंने। और उस टाइम मैं जब चाइना गया था, मैं अपने दोस्तों के लिए मिठाई लेके गया था, कुछ डब्बे रखे थे बतीशे के। वहाँ काफ़ी सारे लोग भूखे बैठे थे, खाना नहीं दे रहे थे। मैंने खोल लिया डब्बे में, एक पीस सबको पकड़ा दिया। वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं, हम तो देना नहीं चाह रहे। इन्हें सबको पतीशा पकड़ा दिया, केक, और वो खा के बोले एक और डब्बा। पिकनिक सी चल गई थोड़ी। हाँ, अब पानी देनी नहीं, खाई लो भाई कुछ। तो हमने अपने वहाँ अपनी इज्जत बनाई है। कि भाई ये है, इंडियन है, कोई खाना देता है। हाँ, खाना दे, इंडियन है, इसके बाद खाना देता है, ये उदारता है। तो चाइनीज वाले को भी थोड़ा शर्मिंदी महसूस हुई थी उस टाइम। फिर मैं वहाँ गया, चिल्लाते चिल्लाते, मेरे को मेरी एम्बेसी से बात करनी है, और सारे लोग हक्का बक्का हो गए कि यहाँ चिल्ला भी सकते हैं। लेकिन मैं तो चिल्लाऊंगा, मैं कहा मुझे एम्बेसी से बात करनी। मैं चिल्लाता गया, और एग्रेशन बढ़ता गया मेरा। एग्रेशन मतलब पेशेंस लूज हो गया मेरा। मैं कहा मुझे एम्बेसी से बात करनी, मुझे एम्बेसी से बात करनी, अभी मेरा राइट है ये। वो दूर से चिल्लाया, इफ़ यू टॉक अबाउट एम्बेसी यू आर नेवर गोइंग बैक होम। अच्छा ऐसे कह रहा था। और मैं ऐसे खड़ा रह गया। पीछे बेइज्जती हो रही है। मैं वहाँ 1 घंटा ऐसे ही खड़ा रहा, मतलब मैं शॉक हो गया था, क्या होगा। 1 घंटा ऐसे ही मैं खड़ा रहा। फिर वो आया, बोला चुपचाप वहाँ बैठ जा, सब हो जाएगा, चुपचाप बैठ जा।
फिर एक ऑफिसर आया बहुत पोलाइटली, आपका सब काम हो चुका है, मुझे लगा अब एंट्री मिलेगी। बोलते अब आपको घर वापस जाना है। तो मैंने कहा सर बट मेरी तो पूरा प्लान है, मैंने होटल बुकिंग की हुई है, मेरे दोस्त वेट कर रहा है 10 घंटे से, उससे मैं संपर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ। बोलता नहीं, अभी आप वापस जाओगे, आपका कुछ प्रॉब्लम है, हम आपको अपने कंट्री में नहीं बुला सकते, डोंट कम टू चाइना, कम गो बैक टू इंडिया, डिपोर्ट हम नहीं देंगे आपको उस टाइम। मैंने कहा डिपोर्ट दो मेरे को, नहीं डिपोर्ट नहीं देंगे हम, आप फ्लाइट पकड़ो निकल जाओ। और उसने बहुत पोलाइटली बोला मेरे साथ, उसने कहा सॉरी हम आपको खाना नहीं दे पाए। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या एजेंडा था या नहीं था, लेकिन बात हमेशा बहुत तमीज से की गई है, स्टार्टिंग से एंड तक। वर्बली अब्यूजिंग, वर्बली मिसबिहेव नहीं था, दे वर इग्नोरिंग। और रीजन नहीं बता रहा क्या रीजन है, क्यों कर रहे हैं? कोई कभी नहीं तो डिपोर्ट स्टैम्प, उसको रीजनिंग देनी पड़ेगी ना यार। पहले एक मुद्दा हो चुका था ऑलरेडी, अरुणाचल की जो लड़की थी। तो मैंने कहा भाई देख मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मुझे कर माफ, मैं डिलीट कर दूंगा सब, तुम मुझे जाने दो। फिर उसने फ्लाइट अरेंज कराई जो मेरी ऑलरेडी थी, कनेक्ट करवाई। उसने कहा तुम्हारी फ्लाइट 28 घंटे बाद है बट विल हेल्प यू। इंडिगो में मुझे बाहर एयरपोर्ट के टर्मिनल से टर्मिनल 2 पे पहुंचाया, बाहर बिना इमिग्रेशन करवाए। 2 ऑफिसर गए, मेरा टिकट लाया, मुझे फ्लाइट में बिठा के इंडिया वापस भेज दिया। तो अब आप कभी चाइना नहीं जा पाओगे दोबारा? मे बी यस, मे बी नो, आई डोंट नो, मैं ट्राई करूंगा। पर फिर वो उसी टॉर्चर के लिए रेडी हो आप? क्योंकि ये पॉडकास्ट भी देख ही लेंगे वो। यार मैंने उसमें बाद में एक वीडियो भी बनाया था कि मेरे को पॉलिटिकल मुद्दों से मतलब नहीं है और आई एम जस्ट अ ट्रैवलर, मुझे कुछ लगा मैंने बोल दिया, दैट्स इट। मैंने अपना स्टैंड लिया, शायद मुझे गलत जगह पे लिया, गलत सही लिया, मुझे नहीं पता, पर आई एम अ ट्रैवलर और मेरा ट्रैवलिंग राइट खत्म नहीं होना चाहिए कभी भी। क्योंकि मिडिल चाइना नहीं, मिडिल एक वो धरती का टुकड़ा है जहाँ पे सुंदर चीज़ें हैं, मेरे को और देखनी है। मेरे को तिब्बत जाना है, मेरे को माउंट कैलाश देखना है, अभी वो बचा हुआ है मेरा। अब इसकी पॉसिबिलिटी आप वीज़ा लगाना चाहोगे, आपको वीज़ा नहीं लगेगा चाइना का, ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि रिजेक्ट मार दे, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। हांगकांग भी नहीं जा पाऊंगा मैं उस वजह से। हम भी नहीं जा पाएंगे अब। ट्राई करूँ भाई कभी कहीं आ जाओ और वहाँ डिटेन करके ब्लॉग बन जाएगा, वहाँ पॉडकास्ट करना। भाई पता चला कभी घर ही नहीं वापस आ पा रहे, हमें ही रख लिया वहाँ। सोचो आप बैठे मेरी जगह और 3 चाइनीज ऑफिसर बैठे और पॉडकास्ट चल रहा है। क्यों कर रही हो ये सब तुम हमारे साथ? भाई अच्छा, हमारे पॉडकास्ट में चाइना के लिए कभी किसी ने नेगेटिव नहीं बोला, पर हमने थंबनेल हमेशा नेगेटिव सही लगाया, डार्क साइड ऑफ चाइना, चाइना नेवर टेल्स यू दिस, चाइना नेवर टेल, व्यूज उसी पे आएंगे, क्लिक बेट वो कैच करता है सब। हाँ, अब वो तो यही देखेंगे ना भाई, ये चाइना के बारे में थोड़ा स्प्रेड सॉफ्ट हो रहा है है। क्योंकि अंदर आप कह सकते हो हमने ऐसा कुछ कभी कहा नहीं, बट ऑन द बिगर साइड आप ये इंटरनेट पे एक सब झुंड में एक झुंड, ज्यादा झुंड इस चीज का आ रहा है कि कुछ गलत है इसमें, भले हमने खोल के नहीं देखा। और अब हम चेंज करेंगे तो भी वो मॉनिटर कर लेंगे। अरे यार इसमें मैं जो आपको अपनी कहानी बता रहा था ना, वो प्रोफेसर वाली, इसका एक ट्विस्ट मैंने आज तक बताया नहीं कहीं कभी। बताओ। जब रशिया में था ना 2023 में, 23 की बात है ये, मुझे पता लगा वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ ही नहीं कभी, उसका पैसा ले लिया गया और उसे खाया जा रहा है बैठ के। 71.5 लाख मेरे नाम पे इशू हुआ था, वो खाया जा रहा है और मेरी जो है सुलग गई, गंदे वाली सुलग गई। मैंने लिंक्डइन पे उसी दिन पोस्ट लिखा बैठ के कि ये स्कैम हो रहा है और इसे पकड़ा जाए। वो पोस्ट फट गया लिंक्डइन पे, 2.5 लाख इंप्रेशन आ गए थे उस पर 2-3 दिन में ही। लिंक्डइन पे इतने इंप्रेशन बड़ी बात होती है मेरे लिए। IIT रुड़की में एक छोटी सी मीटिंग बिठाई गई तुरंत, और मेरे पिताजी को बुलाया था। मेरे पिताजी रुड़की में काम करते हैं, IIT रुड़की में। प्रोफेसर भी आए थे। मैंने उनको ये कहा था सर मत करो ऐसा काम, पैसा वापस करो या मेरा प्रोजेक्ट चालू करवाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस रिस्टैब्लिश कर सकते हैं, 6 महीने ही हुए। उसने कहा नहीं करूँगा। उसने ये बोला है सबके सामने कि ये तो मैंने बनाया था। अच्छा, मेरे पिताजी के सामने बोला कि तुम्हारा लड़का तो ड्रॉप आउट है, वो क्या ही कर लेगा, तो मैंने बनाया था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज मेरे पे ऑडियंस नहीं है, एक दिन होगी, सबको सच्चाई बताऊंगा बैठ के। इसलिए मैंने सारी वीडियो फोटो अटैच की अपनी कि कैसे धोखा हुआ है, और उसे मैंने कहा था तूने बनाया तो फॉर्मूला तो बता दे एक। भाई सही बात है, और क्या। गोल्ड का एटॉमिक नंबर ही बता दे भाई। तू ऑप्टिक्स वाला प्रोफेसर है, ऑप्टिक्स वाला मेटलर्जी में क्या कर रहा है? सही बात है। उसने मेरे से भी कहा था कि तुम ड्रॉप आउट हो, तुम तो IIT छू, क्या कर लोगे तुम? मैं कहा यही तो नहीं पता आपको भी। IIT में जो घुस गया ना वो सब कुछ कर सकता है। पर जब से आपकी वो वीडियो फटी है तो उन सर को भी लोग रीच आउट कर रहे आई डोंट नो अबाउट हिम, आई डोंट वांट टू नो अबाउट हिम। एक कहानी है जापान की मेरे पास, सुनना चाहोगे तो? बताओ भाई। जापान एक ऐसा देश है जिसके बारे में बोला जाता है कि यहाँ आपको कुछ भी मिल सकता है। एनीथिंग यू थिंक अबाउट यू कैन गेट इट इन टोक्यो, जापान।
वहाँ पे यूज्ड पैंटीज तक बिकती हैं, ऐसी अफवाह है। हाँ, एक यात्री डॉक्टर भाई आए थे, वो बता रहे थे कि वेंडिंग मशीन में से निकलती है। मैंने खोजी, मुझे मिली नहीं वो कभी। मैं एक दिन खोजने निकला, है कहाँ ये वेंडिंग कौन सी वेंडिंग मशीन है यार? कहाँ है ये? पर वो छुपी भी रहती हैं चीजें, लेकिन इन जनरल वहाँ पे फैंटेसी की सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। क्या तो फैंटेसी देखा? आप सोच सकते हो। वहाँ पे लव होटल्स खुले हुए हैं यार, लव होटल्स। बड़े तगड़े चीज होती है वो। अरे मैं तो गलती से घुस गया था एक बार लव होटल में, मुझे क्या पता लव होटल है। मैं तो कमरा देखा, सुंदर लग, लाल रंग का कमरा है, गोल बेड है, बाथिंग टब है रूम में, चेयर वेयर रखी है अजीब सी, पोल वोल बने हैं। मैं कैसे में रहेंगे आज रात को? अब मैं गया, कह रहे आप अकेले हो? हाँ अकेले हो? हाँ सच में कोई नहीं आपके साथ? नहीं। एंजॉय योर स्टे। तो अंदर किया, मैंने लाइव स्ट्रीम ऑन कर दिया। गाइस देखो कितना सुंदर कमरा है। बोले भाई तुम रेड रूम में आ गई। अपने शादी करोगे क्या? मैंने कहा, भाई मुझे नहीं पता है क्या। ऐसा गोल बेड, कमरे के अंदर बाथरूम, उसमें नंगे नहा सकते हो आप, पोल्स बने हुए डांसिंग करने के। मुझे बाद में समझ आया, अच्छा ये था क्या ये। तो जापान में ऐसे फैंटेसी रूम होते हैं, आप 2 घंटे के लिए बुक करो, उसमें अंदर सारी फेटिश होंगी, आपको हथकड़ी वगैरह बनाएंगे। आप अपने कपल से जा सकते हो, मतलब अपने कपल में कुछ भी कर सकते हो। तो जापान में पता लगा एक ऐसा गांव है जहाँ पे इंसान नहीं रहते, इंसान छोड़ चुके हैं। और उन इंसान के बदले एक बूढ़ी औरत ने उन सबके नाम की गुड़िया बना दी, इंसान के साइज की, पुतले। वो बुढ़िया वहीं रहती है? वो बुढ़िया दिन में वहीं रहती है, रात को चली जाती है। रात को वहाँ कोई नहीं रहता, नथिंग। और वहाँ पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको ट्रेन, बस, लोकल टैक्सी बदल के जाना पड़ेगा, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। पर आपको कैसे पता चला इसके बारे में? मैं तो चैट जीपीटी से पूछ रहा था जापान में क्या क्या खास है। उसने कहा स्केयर करो विलेज। मैंने कहा अब ये तो, बट नो वन डज इट। अब तो करना ही है, मना कर रहे हो तो करना ही है। तो मैं पहुंचा, भाई साहब 4:30-5 बजे मैं पहुंचा, और मैं देख के हैरान हो गया था भाई। मैं दिन में देख के हैरान हो गया था कि ऐसे सड़क किनारे 4 लोग खड़े बात कर रहे हैं। मैंने देखा 4 लोग कौन है ये, देखा गुड़िया थी वो तो। दे लुक रियल मैन, उनके बाल हैं, हर बंदे का कैरेक्टर है, ड्रेस है, हर बंदे की स्टूडेंट होगा, टाई होगी, वो साइकिल पे खड़ा होगा बंदा, साइकिल असली उसके नीचे लगा रखी, तो बड़े बड़े मतलब वो पपेट्स बना रखे प्रॉपर हैं। साइज के हैं। और मैं जब पहुंचा तो मैंने कहा वेरी गुड, अच्छा है, चलो देख लिया, हो गया, वापस चलते हैं। बोले अब तो लास्ट बस तो चली गई। और वो सन्नाटा, सब चले गए। मैनिक्विन टाउन लग रहा है एक तरीके क्या का। लग रहा है? मैनिक्विन टाउन, जो ये ये क्या होता है पुतले जो होते हैं, मैनिक्विन। मैंने इस बारे में सुना नहीं। हाँ, ये भी कहते हैं उनको, मतलब कि वही प्लास्टिक के पुतले टाइप। प्लास्टिक के नहीं, वो क्या करती थी, वो असली अखबार भर के उनके अंदर, वो देवर फ्लेक्सिबल। तो अब वहां से सब गायब। 5 बजे मैं कहा वापस कैसे जाए, सब गायब। और फोन में उनकी बैटरी गिरने लगी, दिन गिरने लगा। तो मैंने अपना बैग कहीं रख दिया सड़क किनारे, कोई था ही नहीं, डर, और जापान में डर लगता भी नहीं ऑनेस्टली। तो मैं 2 घंटा घुमा हूँ, खटकाया दरवाजे, पानी, खाना, होटल, रेस्टोरेंट, कुछ। और घर कैसे बने हुए हैं, मतलब ठीक है? फिर कोई रहता ही नहीं उनमें, घर है बस खाली, अबेंडेंट, सब अबेंडेंट। और अंदर फर्नीचर वर्नीचर सब रखा है अंदर, किचन फर्नीचर सब है, छोड़ चुके धूल लोग। धड़क्कड़ पूरा, मकड़ी के जाले। हाँ सब। 1-2 में मैं खोला, अंदर कोनिचिवा, मतलब हेलो कोनिचिवा को गया नहीं रहा। मुझे लगा कोई ये ना लगा दे। और अंदर पुतले नहीं है जैसे बाहर दिख रहे हैं आपको, कि घर के अंदर भी पुतले लगा रखे हैं, डॉल। घर के अंदर एक घर में थी और उसी घर में रुका था मैं। 2 घंटे में घूमा भाई, पानी तो मिल जाए। तो वहाँ एक नदी सी वो बह रहा था, नाला सा, और उसमें बुढ़ा अंकल खड़ा था। मैंने कहा अंकल पानी, 2-3 किलोमीटर आगे जाके अंकल ने पानी दे दिया। मैं कहा चलो एक बुढ़ा तो है अभी, ठीक है। मैं वापस 3 किलोमीटर आया बैग देखने अपना, तो मैंने एक घर खोला। उसमें अंदर कम से कम 50 गुड़ियाँ थी, अलग अलग सबके रोल थे। मैंने कहा मुझे क्या मतलब है, गुड़िया है बैठी अपना ऐसे करके, मुझे क्या मतलब है। मैंने वहाँ फ़ोन चार्ज लगाए, बिजली थी वहाँ, और मैं बैठ के सोचने लगा अब क्या करें। अच्छा भाई, पहले वो जो आपको बूढ़े अंकल मिले, उनसे आपने बात नहीं करी? और बस पानी लिया, चला गया, क्योंकि इंटरनेट अच्छा काम नहीं कर रहा था, भाषा आती नहीं थी। मैंने तो कहा हाथ जोड़े, थैंक यू जी। ओके। बस मैं उससे पूछा था खाना है क्या कुछ, तो वो समझ नहीं पाए थे। मैंने कहा चलो निकल रहे हैं यहाँ से। अब मैं 7 बजे वापस आया तो एक आंटी आती है, बोलती है बेटा अब तो जाना पड़ेगा आपको, लॉक लगा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ मर्जी जाओ। मैंने कहा आंटी मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। बोलती बेटा इस गांव में रात को कोई इंसान नहीं रुकता, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, इट्स नॉट सेफ। मैंने कहा मेरे पे कोई तरीका नहीं है। मैंने उसके आगे लिटरली हाथ जोड़े कि मुझे रहने दो यहाँ पे रात को आज। तो उसने कहा कि आधा घंटा, वो पता नहीं किससे फ़ोन पे बात करी, उसने कहा बस आज रात, और तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपने रिस्क पे रुक रहे हो। उसने बस एक बात पूछी, तुम्हारे पास खाने पीने को है? मैंने कहा आंटी कुछ नहीं है। बोलते ठीक है। वो चली गई, 7 बजे चली गई, और मैं टॉर्च लेके घूम रहा हूँ। खाना यार खाना चाहिए, पानी चाहिए। फिर मैं दूसरी दिशा में गया तो एक बुढ़े अंकल और मिले।
मैंने कहा अंकल खाना पानी जुगाड़ कुछ, वो ट्रांसलेट वहाँ चल रहा था। उसने कहा बेटा मैं कोई यहाँ आया जा रहा है मैं तो वापस। मैं कहा अंकल खाना का जुगाड़ करा दो प्लीज। आपने किसी से बोला नहीं हिच हाइक कर दो यार, बाहर ही पहुंचा दो इस गाँव के, या आपको रुकना ही था वहाँ? नहीं, मैं अपना सामान उस बिल्डिंग में रख के उस अंकल को ढूंढने गया था ना, वो जा रहे थे अपना। उस अंकल ने कहा फिर बेटा एक काम कर, मैं तुझे 1 घंटे बाद यहीं मिलूंगा। यार थोड़ा ना यार भूतिया फील आता, सही बताऊं। रात को अंधेरे में टॉर्च लिए घूम रहे हो, एक बुढ़ा पियर हो गया, मतलब जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वो, भाई जितना दूरी बनाए उतना अच्छा है। मतलब अंकल ने कहा 1 घंटे बाद यहीं मिलूंगा मैं वापस से। मैं अपने कमरे में आया वापस उस पर जगह पे, 1 घंटे बाद गया तो अंकल एग्जैक्ट 1 घंटे बाद हाथ में रामेन की 2 कटोरी 2 पैक करा के लेके खड़े थे। एग्जैक्ट 1 घंटा, 1 मिनट भी फालतू नहीं। दिस इज कॉल्ड जैपनीज। उसने खाना दिया, पैसे नहीं लिए 1 रुपये भी, मैंने बहुत कोशिश करी। मैं वैसे ही अपने कमरे पे आया, वो आंटी भी आ गई 2 थाली लेके, एक में 4 सैंडविच थे और एक में जूस चाय पानी वगैरह सब था। बेटा तुम्हारा रात का स्टॉक, अब मैं जा रही, अब तू तेरे पे है भाई तू। तो आपने उस आंटी से भी नहीं पूछा भाई लोग कहाँ हैं यहाँ, ये क्या चल रहा है? सब छोड़ चुके इस गाँव, अबेंडेंड गाँव है। तो आंटी भी चली गई और मैं वहाँ अकेला, बोली अंदर ही रहिए, बाहर ना जाइए यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। वो कुंडा सा मार के चली गई, मैंने हाथ डाल के कुंडा खोल लिया था बाद में। अब बजे रात के 3, बोलते 3 बजे सबसे खतरनाक टाइम होता है, और अपन को चुल मची की देखते हैं क्या खतरनाक है। जैसे जैसे वो 7 बजे 3 बजे ना, वो जो कमरे में गुड़ियाँ थी वो ऐसा लग रहा कि वो जैसे अब लगने लगा मेरे को दिख रही सारी हैं, साइकोलॉजी। तो मैं रात को 3 बजे वहां से टॉर्च लेके निकला, शॉल पहन के। तो ठीक है, पहली बात तो मुझे मेरी परछाई से डर लग रहा था। सही बात है। अब वहाँ झुंड में गुड़िया खड़ी है। अब एक बार को एहसास हो कि कोई इंसान है, पूछ लूं भाई क्या चक्कर है। तो वो बोले अंकल अंकल तो गुड़िया है। फिर वहाँ पे एक बस स्टॉप है जहाँ पे 6 लोग बैठ के वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा घबराहट बढ़ती गई। 3 बजे इतने गुड़िया 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 गुड़िया, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, ऐसे कर करके मैं जब गोल घूम के आया, फिर एक नदी बह रही थी, बिल्कुल ऐसा प्लॉट था, एक नदी बह रही है, कच 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 कच, उस पर पुल है, पुल के उस पार एक बिल्डिंग है जहाँ पूरा अंधेरा है। मैंने कहा यहाँ तो जाना है, देखा जाएगा, मर जाएंगे पर मजा आ रहा है। अभी तक डर नहीं लग रहा है। तो मैं टॉर्च लेके उधर गया। अच्छा आप एक बात बताओ, जब भी भूत की या ऐसे इंसिडेंट होते हैं, सबसे रिस्की चीज क्या लगती है आपको? हर किसी को उस मोमेंट में क्या करने से डर लगता है? पीछे मुड़ने से। यही था बस सारा खेल। मैं वो पुल पार करके गया, वो एक स्कूल था, उस स्कूल में 300 गुड़ियाँ थी कम से कम, बच्चे, पेरेंट्स, प्रिंसिपल, और पूरा अंधेरा गुप, और मैं टॉर्च लेके घूम रहा हूँ अंदर। पीटीएम देख रहे हो? भाई अंदर जैसे गया, एक गुड़िया शायद ऊपर से वो गिर गई, लटकी थी, हल्की सी हिल गई, और मेरे मुंह से तुरंत निकला जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। और इसके बाद याद ही नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल और थ्योरी में फर्क है ना। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस थी गुसागर। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था, भागोया भागना शुरू किया तो गेट फंसने लगा, गेट खराब हुआ। वो मुझे क्या पता, वीडियो में मैं खोल रहा हूँ, गेट खोल ही रहा हूँ। तो उसे लात मार के खोला। तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ और मन तो कर रहा है पीछे मुड़ के देखूं हो क्या रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने अपना कैमरा ऑन करा ऐसे, उसके लेंस में देख रहा हूँ पीछे कोई आ तो नहीं। तो भाग के जाके मैंने पुल क्रॉस करा, कमरे की कुंडी मार के लाइटें बंद करके मैं अंदर सो गया। वो वीडियो इतनी वायरल गई थी कि कोई बंदा वहां रात को रुक के नहीं आया आज तक कभी, ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा मुझे नहीं पता। और ये नहीं पता लगा कि क्यों गए लोग वहां वो गांव छोड़ के। ये बोलते हैं कि उस गांव से सारे लोग शहर में शिफ्ट हो गए थे और कुछ वहां पे दिक्कत आई थी, इससे सब लोग छोड़ने शुरू कर दिए। उस औरत को दुख फील हुआ कि मैं एक याद बनाऊंगी सबकी, और उस याद के चक्कर में चीज बना दी। तगड़ी बना दी। वो बोली मेरे को इंडियन बहुत कम आते हैं यहाँ पे, आप मेरे लिए लिख के जाओ कुछ हिंदी में लिख के जाओ लेटर पे। तो मैं उसकी डायरी के अंदर कुछ लिख के गया था कि मैं ये हूँ, यहाँ से आया हूँ, मुझे ये कलाकारी बहुत सुंदर लगी, भली मेरी फट रही है पर मुझे सुंदर लगी। तो बड़ी खुश हुई थी वो। उसने आर्ट ही बना दिया पूरे गांव क्रेजी को। चीज है यार, ये बताओ यार कि कितनी चटक चीज है यार। पूरे गांव में मतलब वो लगा रखे हैं, पपेट्स लगा रखे हैं और गुड़ियां हैं यार, हद हो गई। तो चलो दोस्तों, इस एपिसोड को हम यही खत्म करते हैं, पर हमें इतना मजा आ रहा है भाई के साथ। अभी तो हमने 3-4 कंट्रीज ही कवर करी है। अभी तो मैंने कहानियां बतानी शुरू करी है। तो हम नेक्स्ट पार्ट भी करने वाले हैं शूट अभी, बट इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और भाई के इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जाकर ये सारी वीडियोस आप देख सकते हो जिनकी भी इस पॉडकास्ट में बात हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी गोल बटन आ रहा है भाई के चैनल का, जाइए सब्सक्राइब करिए, प्यार दिखाइए, और हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।